हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट त्रिशूल पीवाईक्यू सीरीज। बेटा आज हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन। आज हम लॉज ऑफ मोशन के सारे पीवाईक्यू को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला पहला क्वेश्चन ये है कि एक फुटबॉल प्लेयर है मूविंग साउथवर्ड और फिर सडनली क्या करता है, वो ईस्टवर्ड मुड़ जाता है विद द सेम स्पीड टू अवॉइड एन अपोनेंट द फोर्स। देखिए बेटा, फोर्स पूछा है और इसमें सारे के सारे ऑप्शन जो है डायरेक्शंस बताए जा रहे हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन जो होती है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होती है, चेंज इन टाइम। तो अगर आपको फोर्स की डायरेक्शन देखनी है, ठीक है, किसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन देखनी होती है, तो आप चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो। तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन देखिए, मैं बताता पहले। ये एक्चुअली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मैप बना लो। मैप बनाने के बाद अब आप ये देखो, पहले वो कहाँ जा रहा था फुटबॉल प्लेयर, साउथ वर्ड मतलब नीचे जा रहा था। फिर बाद में सडनली जो है वो ईस्ट की तरफ मुड़ गया है ना। तो ये इनिशियल था, फिर बाद में ये फाइनल है। ठीक है, तो मैं डेल्टा वी जो डायरेक्शन बताएगा, ठीक है, डेल्टा वी जो डायरेक्शन बताएगा वही फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। तो क्या होगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो देखो फाइनल कौन है, ये इनिशियल, ये फाइनल। तो फाइनली ये किस डायरेक्शन में जा रहा है देख के बताओ। ठीक है, ये ईस्ट में जा रहा है। तो ईस्ट के लिए तुम कौन सा कैप लिखते हो, आई कैप। बेटा याद रखो, ईस्ट में आई कैप होता है, वेस्ट में माइनस आई कैप होता है, नॉर्थ में जे कैप होता है, साउथ में माइनस जे कैप होता है। तो अब फाइनल जो है वो है ईस्ट में, तो मैं लिख दूंगा इसको वेलोसिटी v में मान के चल रहा हूं क्योंकि सेम स्पीड से मुड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, v आई कैप, फाइनली वो ईस्ट में गया। फिर ये माइनस, फिर इनिशियली देखिए क्या है, इनिशियली वो गया है साउथ में, तो साउथ में माइनस जे कैप लिया जाता है। तो देखिए माइनस वी स्पीड तो सेम ही है, तो माइनस जे कैप लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये फाइनली बन जाएगा v, और उसके बाद कॉमन कर लेने पर और ये ब्रैकेट ओपन करने पर आई कैप प्लस जे कैप बचा। तो बच्चे अब हमें यहाँ पे डायरेक्शंस देखना चाहिए। डायरेक्शन देखिए, आई कैप प्लस जे कैप, तो ये आई कैप इधर है, आई कैप इधर है और जे कैप इधर है। तो डायरेक्शन हमेशा इन दोनों के बीच में रहेगी। फाइनल जो चेंज इन वेलोसिटी आया है वो आई कैप और जे कैप आया है, तो इन दोनों के बीच में से जाएगा। तो इन दोनों के बीच में क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। क्या बोला जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। कह रहा है ए बॉल ऑफ मास 0.15 kg ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट 10 मीटर स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड रिबाउंड टू द सेम हाइट। देखिए एक बॉल है, ऐसा बोल रहा है कि एक बॉल है, ऐसे ऊपर से छोड़ी गई है। ठीक है, ऐसे ऊपर से छोड़ी गई है और उसके बाद ये टकराने के बाद वापस से ये सेम हाइट तक जाती है ये बॉल। ठीक है, वापस से सेम हाइट तक जाती है। ठीक है, हाइट सेम है। और कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स। देखिए बेटा, जब भी कभी ये बाउंसिंग बॉल का क्वेश्चन रहा करे कि एनएलएम में, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, एक बॉल जमीन पर गिरती है उसके बाद ठप्पे खा के ऊपर उड़ती है, तो वहां पे इम्पल्स पूछता है या चेंज इन मोमेंटम पूछता है या फोर्स पूछता है। हमें हमेशा चेंज इन मोमेंटम ही निकालना रहता है। ठीक है, याद रखिए। तो चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अब ये देखिए ये गिर रहा था, ये इनिशियल है, तो ये इनिशियल और ये फाइनल है। तो मैं इम्पल्स जो बोला था, इम्पल्स को मैं चेंज इन मोमेंटम बोलता हूँ। चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। क्या होगा, देखो ध्यान से, फाइनल वेलोसिटी मतलब v2 माइनस v1। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसके ऊपर वेक्टर भी बना सकते हो, v2 माइनस v1 वेक्टर बना लो चाहो तो, क्या जरूरी है वेक्टर बनाना। मास देखिए इसका दिया हुआ है 0.15, और वेलोसिटी देखिए बेटा, जब भी कोई बॉडी काइनेमेटिक्स वनडे में जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला √2gh लिखा जाता है। ठीक है, 2gh लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा √2gh2, तो हो जाएगा 2g, और g मतलब कितना मुझे लेना है 10, और h2 हाइट जो दिया है क्वेश्चन में वो 10 मीटर लिखा है, हाइट 10 मीटर। ये है तुम्हारा इनिशियल और ये है तुम्हारा फाइनल। तो मैं पहले फाइनल लिख रहा, तो क्या हो जाएगा 2gh2, h2 मतलब वही होगा 10, फिर होगा माइनस, लेकिन माइनस नहीं, देखिए ये है ऊपर, ध्यान देना, जब ये बॉल नीचे गिर रही थी तो ये नीचे आई,
अब ये टकराने के बाद ये ऊपर जा रही है, क्या ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं? हाँ, अक्सर बच्चे ये इस फॉर्मूले तक पहुंच तो जाते हैं लेकिन V2 माइनस V1 रखते हैं और जो कि उनका गलत हो जाता है। ऐसा करना चाहिए नहीं आपको। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं आप बेटा बिल्कुल क्लियरली कि यहाँ पर V2 और V1 वेक्टर में है, तो हमें डायरेक्शन का ध्यान देना चाहिए। ये अभी इसकी वेलोसिटी नीचे की ओर है, टक्कर खाने के बाद ऊपर की ओर है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, V2 को तो लिख दिया, ऊपर की तरफ है तो प्लस लिख दिया, तो 2GH2, फिर माइनस माइनस प्लस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि V1 देखिए फार्मूले में माइनस है और एक माइनस जो नीचे आने की वजह से और हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2G मतलब 10, H2 भी 10 ही दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देख लीजिए 0.15 कितना आ जाएगा, देख लीजिए ये 10 बाहर निकाल लो रूट से, 10 रूट दो, 10 बाहर निकालो 10 रूट दो, तो 10 रूट 2, 10 रूट 2 कितना हो जाएगा 20 रूट 2 हो जाएगा। आई बात समझ में? 20 रूट 2 हो जाएगा। 20 रूट 2 होने के बाद अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो बहुत ही इजिली। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, देख लीजिए ये है 0.15 और 20 मल्टीप्लाई करोगे आएगा 3, और 3 और रूट 2 की वैल्यू होती है 1.4, तो 1.4 और ये 3 हो जाएगा 14 से जब 42, 4.2 के आसपास आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 4.2। कहाँ है ऑप्शन? यही है। और यूनिट लिख सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका आंसर थर्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी इज एक्टेड बाय थ्री फोर्सेस शोन बाय द वेक्टर ट्रायंगल PQR। देखिए P फिर Q फिर R, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल। देखिए किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी अगर जानना है तो पहले एक्सेलरेशन जान लीजिए, और एक्सेलरेशन जानने के लिए पहले फोर्स जान लीजिए। देखिए बेटा, ये जो वेक्टर P और वेक्टर Q वेक्टर R है, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे एक फोर्स है F1, फिर ये हो गया, फिर ये हो जाएगा F2, और फिर ये हो जाएगा F3। अगर आप देखो तो जहां से ये F1 शुरू है, F1 फिर F2 फिर वापस F3 वहीं पर आया है, तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं F1 प्लस F2 और प्लस F3, तो तीनों का जो रिजल्टेंट हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए जो पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा था, ठीक है, हमने तीनों को फोर्स बनाया F1 F2 F3, तो नेट फोर्स जीरो क्यों हो गया? क्योंकि ये वेक्टर ट्रायंगल लॉ है, और वेक्टर ट्रायंगल लॉ में जहां से शुरू करते हैं F1 फिर F2 वापस वहीं पर आए हैं, तो उनका नेट फोर्स जीरो हो जाता है। तो F नेट जीरो होने की वजह से एक्सीलरेशन भी जीरो हो जाएगा, और वेलोसिटी तुम्हारी क्या हो जाएगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगी। वेलोसिटी तुम्हारी कांस्टेंट हो जाएगी, तो कहां पर पूछा है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल रिमेन कांस्टेंट। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इंडिकेटेड बाय द फोर्स टाइम ग्राफ। ओके, एफटी ग्राफ। तो एफटी ग्राफ जब भी कभी दे मैं समझ जाता हूँ कि इंपल्स पूछता है। ठीक है, ये किसी भी बच्चे को फटाफट फटाफट जबान पे रहना चाहिए कि एफटी ग्राफ मतलब इंपल्स या चेंज इन मोमेंटम पूछेगा। तो क्या पूछा है आप लोगों से? द चेंज इन मोमेंटम, इसको हम इंपल्स भी कहते हैं। और 8 सेकंड तक के बीच का पूछा है, कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम जिसको हम इंपल्स कहते हैं, तो इंपल्स कहते हैं, और इसी का हम एरिया निकालेंगे, एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ कौन सा ग्राफ? एफटी ग्राफ। ठीक है, चलो एरिया कैसे निकलेगा देखते हैं। पहला है ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए बेस कितना है 2 है, और हाइट कितना है बेटा, ये 6 है। ठीक है, प्लस, अब ये हो गया प्लस, नहीं देखिए अगला ग्राफ नीचे है, नीचे है तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा, ये ऊपर था अब ये नीचे माइनस लगाइए। ठीक है, अब ये एक तरह का तुम्हें रेक्टेंगल दिख रहा है, तो उसका होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ देखिए नीचे कितना है 3, आप लिख दो 3, यहाँ तक नीचे 3, और यहाँ 2 से 4 के बीच का ये है 3, और ये 2 से 4 के बीच का क्या होगा, 2 आएगा, तो 3 इंटू 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद ये बड़ा सा रेक्टेंगल है, ऊपर है तो प्लस लिखिए, और इसके लिए भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ लगाइए। लेंथ कितना, देखिए लेंथ कितना, 4 और 8 के बीच में कितना आएगा, 4 आएगा, इंटू, और ये ऊपर की हाइट कितनी है 3, कितना हो गया। अभी देखिए 2 से 2 को कट करोगे बचा 6, और ये 3 दूनी 6, 6 माइनस 6 कैंसिल हो गया, बचा 4 से 12। आंसर आया आपका 12 आया, और न्यूटन सेकंड इसकी यूनिट होती है कहीं पर 12? यस, थर्ड ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट एच, इट हिट्स द ग्राउंड विथ अ सर्टेन मोमेंटम पी। कह रहा है कि एक स्टोन को हम किसी हाइट से गिरा रहे हैं, उसका मोमेंटम पी है। कह रहा है अगर हम सेम स्टोन को ड्रॉप करें हाइट 100% मोर देन द प्रीवियस हाइट, मतलब कि पहले एक स्टोन को हमने एच हाइट से गिराया होगा, ठीक है, और उसका मोमेंटम पी था। कह रहा है कि अगर हम सेम स्टोन को 100% ज्यादा हाइट से गिराएं, तो पहले एच हाइट से गिराया था, अब 100% मोर देन, तो मतलब ये हो जाएगा पहले अगर 100% था तो 100% मोर देन मतलब 200%, तो मतलब कि डबल हाइट से गिराया जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछेगा द प्रीवियस हाइट, द मोमेंटम व्हेन इट हिट द ग्राउंड विल चेंज बाय, आपको मोमेंटम का चेंज पूछना है। तो आपको एक फॉर्मूला बताता, डेल्टा पी अपॉन में पी इंटू 100, चेंज इन मोमेंटम का परसेंटेज पूछा है। आपको डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक बताता कि मोमेंटम और हाइट के बीच में मैं डायरेक्ट आपको रिलेट करके ही देता हूं, ठीक है। चलो देखते हैं फॉर्मूला क्या है। अभी देखो ये क्या होता है, डेल्टा पी का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल मतलब आप ऐसे लिखोगे, फाइनल हाइट अपॉन इनिशियल हाइट -1 इंटू में 100, ठीक है। ये फॉर्मूला, ये शॉर्टकट ट्रिक है बेटा, याद रखो डायरेक्ट जबान पे, मोमेंटम और हाइट के बीच में रिलेशन, ठीक है। अब आपको कहोगे सर ये ऐसे कैसे बना, ये जो डेल्टा पी है ये वही है। देखिए अगर एच आई को 1 में मल्टीप्लाई कर दोगे, एच फाइनल माइनस एच आई अपॉन एच आई, तो ऊपर डेल्टा एच अपॉन एच हो जाएगा ना, जैसे डेल्टा पी अपॉन पी है वैसे ही है, ठीक है। तो अभी आपको पता है कि इसने बोला था कि फाइनल हाइट क्या है, 100% ज्यादा हाइट से, पहले कितना था एच आई कितना था एच, उसके बाद एच फाइनल कितना बोल दिया है कि 100% ज्यादा हाइट से, पहले अगर 100% था तो 100% और ज्यादा, तो कितनी हाइट हो जाएगी, डबल हाइट से गिराओगे, तो एच एफ की वैल्यू हो जाएगी 2h, और एच की वैल्यू हो जाएगी, एच आई की वैल्यू हो जाएगी h -1 इंटू 100। अभी आप इसको एच से एच को उड़ाओ, 2 में से 1 माइनस करो, 1 आया, 100 से मल्टीप्लाई करिए 100%, ये आपका आंसर आ गया। देखिए 1 मिनट के अंदर आपका सवाल सॉल्व। तो इसका ऑप्शन है डी 100%। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो देखते हैं बेटा अगला सवाल। कह रहे एक बॉडी उसका मास m है, हिट्स नॉर्मली ए रिजिड वॉल, जैसे देखिए एक ये रिजिड वॉल है और कोई बॉल है इस तरह से, और जाकर के इसके ऊपर हिट करती है, मास इसका कैपिटल एम है, और ये v वेलोसिटी से जाके हिट करती है विद द से एंड रीबाउंड, और बाउंसेस बैक, वापस आती है टकरा के, ये भी बात है, चलो ठीक है, ये टकरा के वापस आती है विथ सेम वेलोसिटी, बढ़िया। एक्चुअली उसको स्पीड बोलना चाहिए, वेलोसिटी बोलने पर गलत हो जाएगा, डायरेक्शन अलग हो जाती है ना, पहले गया था देखिए राइट में, आ रहा है लेफ्ट में, डायरेक्शन बदली ना, तो सेम वेलोसिटी नहीं कहना चाहिए, एक्चुअली सेम स्पीड कहना चाहिए। इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलता। तो द इम्पल्स, इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला देखिए, उसी को हम इम्पल्स कहते हैं, चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी v2 माइनस v1 हो जाएगा। अब बताओ मुझे कि जो चेंज इन मोमेंटम हुआ या इम्पल्स जो भी आपसे पूछ रहा है, ये मास लिखो। अब ये देखिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है बच्चे, अब अगर वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन तो चाहिए ही चाहिए। अब देखिए अगर मान लो ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं, है ना। जो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो ये देखिए एक हो जाएगा v, मतलब फाइनली जो है, अब इसको इनिशियल फाइनल जो भी मानो, एक मान लो v, फाइनल मैंने क्या मान लिया v, ठीक है, v माना माइनस, उसके बाद इनिशियल देखिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, देखिए फाइनल ये v लिखा v2 की जगह पे v, फिर इनिशियल ये देखिए फाइनल के मतलब फाइनल के अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक और माइनस हो जाएगा v, तो टोटल कितना हो जाएगा v2 mv। बताओ आंसर आया क्या, यस, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स, ये एक फोर्स है, एक्वायर्स एन एक्सेलरेशन 1, और ये फोर्स दिया हुआ है। कह रहा है मास ऑफ द बॉडी, बॉडी का मास बताइए। देखिए मास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मास का फॉर्मूला आप मॉड में लिखोगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ एक्सेलरेशन, है ना। देखो ठीक है, क्योंकि मास एक स्केलर क्वांटिटी है इसलिए सभी को हम स्केलर में बना लिए, क्योंकि F इज इक्वल टू एम में होता है, तो M इज इक्वल टू एफ बाई ए हो जाएगा। फोर्स का मॉड बताओ, देखिए इसका मॉड कैसे लेंगे, ये फोर्स है 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, ये माइनस है मत लिखना क्योंकि स्क्वायर करने पर प्लस हो जाता है,
और एक्सेलरेशन कितना है 1। अब मुझे बताओ, आप ही बताओ, ये कितना है 36 64 संबर, 100 और 100 200, 200 को क्या बोलते हैं 10√2 और अपॉन में 1 का कोई मतलब ही नहीं है, किलोग्राम आंसर हो गया। कहाँ है ऑप्शन 10√2 किलोग्राम, थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड ऑन ए कन्वेयर बेल्ट। कह रहा है कन्वेयर बेल्ट है, आप कन्वेयर बेल्ट जानते होंगे, अक्सर कभी भी एयरपोर्ट पे जाओ तो एक तरह से ऐसे बेल्ट होती है इस तरह से, और ये बेल्ट ऐसे चलती है। ठीक है, अक्सर देखोगे आपका कोई सामान लगेज पे रख देंगे तो ये बेल्ट के साथ चलता है, घूम करके इधर से उधर जाता है। ठीक है, तो वही उसने बोला है कि सैंड इज बीइंग ड्रॉप ऑन ए कन्वेयर बेल्ट एट द रेट ऑफ m किलोग्राम पर सेकेंड। तो ये जो है तुम्हें dm अपॉन dt दे रहा है, dm अपॉन dt को बोल रहा है m किलोग्राम पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं, कह रहा है द फोर्स नेसेसरी टू कीप द बेल्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ये कह रहा है कि बताइए कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए कितना फोर्स लगना चाहिए। तो फोर्स का जो कंप्लीट फॉर्मूला है मैं लिखता हूं, ध्यान से सुनना। F इज इक्वल टू वी dm बाई डी टी और प्लस m dv बाई डी टी, ये फोर्स का कंप्लीट फॉर्मूला है। और ये इसने क्या कहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है, और जब भी कभी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो उसका देखिए dv बाई dt क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब कि वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और वेलोसिटी तो बदल ही नहीं रही है। तो जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो dv बाई dt आपका हो जाएगा जीरो, तो ये हिस्सा पूरा चला जाएगा जीरो में। तो सिर्फ बचा फोर्स का फॉर्मूला F बराबर वी डी एम बाई डी टी। मैं चाहता तो डायरेक्टली वेरिएबल मास का फोर्स का फॉर्मूला लगा सकता था वी डी एम बाई डी टी, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं आती कि इसमें जो कांस्टेंट वेलोसिटी का उसका क्या मतलब है। तो फोर्स का ये कंप्लीट फॉर्मूला होता है, F बराबर m में हमेशा नहीं सोचा जाता है, ये कंप्लीट फॉर्मूला था। तो ये dv बाई dt को जीरो क्यों लिखा, क्योंकि उसने वेलोसिटी को कांस्टेंट बोला है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, तो dv बाई dt जीरो होगा, उसको छोड़ दो। तो v की वैल्यू कितनी, v की वैल्यू v है, और dm बाई dt कितना बोला है, m बोला है। आंसर कितना है फाइनली mv, यही है आपका आंसर। कहाँ है ऑप्शन mv, न्यूटन फोर्स है, तो ये क्या हो जाएगा न्यूटन में। कौन सा ऑप्शन बचा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 0.5 किलोग्राम का बॉल है ये, ठीक है, और मूविंग विथ स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड। ये जो इसकी स्पीड है ये 12 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, कोई बात नहीं। और जो वॉल से टकराता है 30 डिग्री एंगल वॉल से बना रहा है। बेटा मुझे इसका डायरेक्ट शॉर्टकट याद है, मैं वहीं से सॉल्व करूंगा, तभी आपको भी याद होना चाहिए, तभी आप 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कह रहा है इट रिफ्लेक्ट विद द सेम स्पीड, देखिए वापस टकराने के बाद सेम स्पीड से आता है, 12 से था तो 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अभी भी ये लौट ही रहा है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि इफ द बॉल इज कॉन्टेक्ट विद द वॉल, ये बॉल जो है वॉल से जब टकराई तो उसका कॉन्टेक्ट जो है 0.25 सेकंड तक का था। फिर क्या द एवरेज फोर्स कितना होगा। एवरेज फोर्स मतलब फोर्स का फॉर्मूला क्या लगाते हैं आप, F इज इक्वल टू जनरली लगाते डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी, यही तो लगाते। अब आपको डेल्टा पी पता चल जाए तो केल ही खत्म हो जाएगा। तो डेल्टा पी में बताता कैसे निकलता है, एक शॉर्टकट ट्रिक है, याद रखो। इस तरह से अगर बॉल को वॉल पे आड़ा ऐसे तिरछा बाउंस कराते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2mv cos ऑफ थीटा। लेकिन ये जो थीटा होता है ये वर्टिकल के साथ एंगल बनता है। वर्टिकल समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बीचों बीच एक लाइन खींचूं तो ये जो बॉल की वेलोसिटी है इसके साथ एंगल जो बनाती है इसको अपन थीटा बोलते हैं। तो ये जो थीटा है हम इसको बोलते हैं। तो कोई बात नहीं ना, क्या दिक्कत है, देख लो डेल्टा पी बराबर 2mv cos थीटा, ये चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होगा। ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे बॉल से टकराने वाले, ठीक है, बॉल और वॉल से टकराने वाले और टेढ़ा ऑब्लिक रहेगा तो उसका शॉर्टकट डेल्टा P इज इक्वल टू 2mv cos थीटा होगा। और देखिए ये cos थीटा कहाँ से लेंगे, ये बीच में वर्टिकल लाइन खींचा, ये वेलोसिटी की लाइन और वर्टिकल लाइन के बीच का एंगल लेना है। ऊपर 30 है तो नीचे कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा 2, मास कितना देखो बोलो, मास कितना 0.5, वेलोसिटी कितनी 12, और ये कितना है cos 60। cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, है ना, डायरेक्टली मैं कर रहा।
cos 60 की वैल्यू 1/2, तो देखिए 2 से 0.5 को मल्टीप्लाई करोगे 1 होगा, 2 से 12 कट करोगे आएगा 6, तो डेल्टा पी की वैल्यू आई 6। तो अब आप यहाँ पे लिख दो कितना बेटा 6 लिख दो डेल्टा पी की वैल्यू, ठीक है, अपॉन में डेल्टा टी की वैल्यू कितना है 0.25 सेकेंड। इसको और सिंपलीफाई करना है, नीचे 2 नंबर है, डेसिमल है 2 नंबर के बाद, हटाओ, ऊपर उसके बदले में 100 बढ़ाओ, तो 25 बचा, 25 चौका कितना होगा 100, और 6 और 4 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 24 न्यूटन। है कोई क्या मार्केट में? यस, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी देख लीजिए सेम सवाल आपको फिर से दिख रहा है, ठीक है, नहीं ये अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अभी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बारे में देखते हैं क्या है। इफ ए क्रिकेटर कैचेस ए बॉल, अगर कोई क्रिकेटर है वो बॉल को कैच करता है, उसका मास 150 ग्राम है, मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, वो 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव करता है, ही देन ही एक्सपीरियंस ए फोर्स, जब भी आप बॉल को कैच करते हो तो आपको एक फोर्स का एक्सपीरियंस होता है, आपके हाथ पे चोट लगती है। टेकन टू कंप्लीट द कैच इज 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड में उसने बॉल को कैच कर लिया है। तो कह रहा है बताइए फोर्स कितना लगा। चलिए, जब भी कभी ऐसे कैचिंग वाला फॉर्मूला आया करे कि कैच कर लिया, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं F बराबर m में, जब देखो फोर्स पूछे F बराबर m में लगाते हैं। अरे नहीं, हर बार वो नहीं लगाते। फोर्स का सही फॉर्मूला होता है डेल्टा P बाई डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। अब चेंज इन मोमेंटम है फाइनल माइनस इनिशियल का लोचा है, तो मास, ठीक है, और P2 माइनस P1 लिखते हैं, ठीक है, P2 माइनस P1 लिखते हैं तो हो जाएगा mv2 माइनस v1, तो आप इसको ऐसे लिख दो v2 माइनस v1, इस तरह से होगा v2 माइनस v1 अपॉन में डेल्टा टी टाइम। अभी एक काम कर लो कि मास कितना दिया है बताइए 150 ग्राम, तो 150 ग्राम को अगर मैं, ठीक है, 1000 से डिवाइड कर दूं, किलोग्राम में बदलूं तो 0.15 हो जाएगा किलोग्राम। और ये जो v2 माइनस v1 है, देखो इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, जब बॉल को फेंका गया था तो बॉल की कुछ वेलोसिटी थी, कैच करने के बाद वो रुक गई, तो बॉल की वेलोसिटी थी कितनी 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे फाइनल 0 है क्योंकि हाथ में कैच करने के बाद बॉल रुक जाती है। और इनिशियल जो है ना कितना है, इनिशियल दिया है 20 लिख लीजिए, अपॉन में कितना हो जाएगा टाइम की वैल्यू 0.1 सेकेंड, है ना। अभी इसमें 0 माइनस 20 आएगा तो माइनस हमें नहीं लेना है, हमें सिर्फ फोर्स की वैल्यू बतानी है। ये नहीं बताना है कि बॉल ने हाथ पर फोर्स लगाया कि हाथ ने बॉल पर लगाया, ये सब नहीं देखना, कौन किस पे फोर्स लगाया डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि मैं सिर्फ मॉड को कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं नेगेटिव साइन नहीं लूंगा। अभी इसको क्या करेंगे 0.15 इंटू में 20 अपॉन में 0.1, है ना। डेसिमल यहाँ से हटा लीजिए, ऊपर एक जीरो बढ़ा लीजिए, ठीक है, 2 जीरो से यहाँ का डेसिमल कट कर लीजिए, 15 दूना 30 आया, 30 न्यूटन ये आपका आंसर, देख लो सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी इसके पहले के जैसा ही, अभी हमने ऐसा ही सॉल्व किया है। फिर से देखिए एवरेज फोर्स पूछा है आप लोगों से, कोई बात नहीं, आप बोलोगे कि सर अभी अभी आपने बताया डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, उसके लिए आपने डेल्टा पी निकालने का एक ट्रिक बताया जिसका फॉर्मूला था 2mv cos थीटा, ओके, यही है ना जी हाँ। अब हम क्या करेंगे, 2 मास कितना है 3 किलोग्राम, वेलोसिटी कितनी बोला था, कितनी बोला था वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। और देखिए ये मैंने कहा था थीटा कहाँ से लेना रहता है, ये इनके बीच पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो, इसको अपन थीटा बोलते थे, और ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा cos 30, ठीक है, cos 30 लोगे तो कितना आ जाएगा 2 3 6, ये आ जाएगा 60, और ये cos 30 की वैल्यू √3/2, तो कितना आ जाएगा 2 से काटोगे आएगा 30 √3, है ना, ओके 30। अब ये यहाँ पे अलाउ रखो, डेल्टा पी की वैल्यू आया 30 √3, और ये टाइम तुम्हारा कितना है 0.2 सेकेंड, कितना 0.2 सेकेंड। अब एक काम करो, डेसिमल यहाँ पे हटाओ, डेसिमल यहाँ पे हटाओ, एक जीरो बढ़ाओ, तो अब ये 2 से 300 को काटोगे कितना आएगा 150 √3, ये क्या आएगा न्यूटन में आंसर, ठीक है, तो 150 √3 का है थर्ड ऑप्शन।
आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी देखिए ये भी एक बढ़िया शॉर्टकट ट्रिक है। आप लोगों से पूछेगा कि एक्सीलरेशन बताओ लिफ्ट ये इसका पुली का, तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला लेता हूं एक्सीलरेशन का कि भारी मास, जैसे एक मास ये 4 किलो का, इसको m1 बोल दो, और जो भारी मास है m2 उसको बोल दो। तो पहले भारी मास माइनस हल्का मास अपॉन में टोटल मास इनटू में जी, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है एक्सेलरेशन निकालने का। चलो निकालते हैं, कैसे निकलेगा। भारी मास कितना 6 और हल्का मास कितना 4, तो 6 माइनस 4 कितना या 2, फिर अपॉन टोटल मास 4 और 6 कितना या 10। जी की वैल्यू जी रहने दो क्योंकि हमें जी में चाहिए, 2 1 जा 2 2 5 जा 10। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, जी बाई 5। आया क्या समझ में? है कोई ऑप्शन? यस, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सवाल जबरदस्त है, इसको बोलते हैं कटिंग स्प्रिंग, है ना। अब यहाँ पे एक ब्लॉक ए है, एक ब्लॉक बी है, ऐसे सब लिखा हुआ है, और कहेगा आप लोगों से कि अगर हम या तो स्प्रिंग को काट देगा या तो कभी स्ट्रिंग को काट देगा, डोरी काटेगा या स्प्रिंग काटेगा, और कहेगा बताइए जस्ट आफ्टर कटिंग या इमीडिएटली बताइए दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या है। ये फेमस सवाल है, आ चुका है नीट पे, देख लीजिए 2017 में आया हुआ है, आगे भी आने के चांसेस हैं इसके, अच्छे से समझ लो। ठीक है, क्लास में नहीं समझा है तो पीवाईक्यू में जो समझ लो, इसको मैं आराम से सॉल्व करता। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को तो मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि पता है कि इस क्वेश्चन में यही बोलेगा कि दो ब्लॉक है ऐसे लटकाए गए हैं, एक का मास 3m एक का मास m है, ठीक है, ऐसा तो बोलेगा सारी बातें, तो पढ़ के टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं। चलो देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम सभी इसमें जैसे डोरी है स्प्रिंग है, सभी फोर्स निकालते हैं। ये जो डोरी है, डोरी में क्या आता है, टेंशन आता है, और ये ब्लॉक में क्या आएगा, इसका धरती माता वेट लगेगा mg, क्योंकि ब्लॉक का मास है जी mg। तो टेंशन की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी पहले mg। हमेशा क्या करा करो, सबसे पहले इसको काटने से पहले आप सारे फोर्सेस निकाल डालो, क्योंकि डोरी है तो डोरी में टेंशन आता है, टेंशन फोर्स निकाल डालो। स्प्रिंग है, स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स आता है, स्प्रिंग फोर्स निकाल डालो। हमेशा सारे फोर्सेस पहले आप कैलकुलेट कर लो, उसके बाद जो है आप इसको काटो कूटो। पहले हम सारे फोर्स निकाले, टेंशन निकाल लिया, ओके बिल्कुल सही बात। अब यहाँ पे ऊपर वाले ब्लॉक को देखते हैं। देखिए ऊपर वाले ब्लॉक का जो मास है, देखो लिखा हुआ है 3m, तो धरती माता वेट कितना होगा 3mg में, 3mg देख लो 3mg। और उसके बाद ये देख रहे हो ये रस्सी अटैच है, तो ये टेंशन भी इससे दूर भागेगा, टेंशन भी बनाइए एक, ठीक है, रस्सी ऊपर है कि नहीं, टेंशन भी बनाइए। तो अगर मैं ए वाला ब्लॉक ऐसे बना दूं तो इसके ऊपर देखिए स्प्रिंग है, तो उसका नाम हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स, और नीचे क्या है, इस ब्लॉक का मास 3m है, तो इसका वेट हो जाएगा 3mg, और इसके नीचे डोरी भी है, यस, तो डोरी का भी टेंशन आएगा टी, और टेंशन तुम पहले निकाल चुके वो आ जाएगा mg, है ना, टेंशन तुम निकाल चुके वो आ जाएगा mg। अब देखो स्प्रिंग फोर्स तुम्हारा कितना आता है, स्प्रिंग फोर्स देखोगे ऊपर बराबर नीचे। अब मैं क्या करता हूं कि जितना फोर्स ऊपर लग रहा है वो बराबर नीचे का फोर्स बराबर करता हूं, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम सिस्टम है। कैसे पता चला मुझे कि इक्विलिब्रियम सिस्टम है, ये पूरे के पूरे ब्लॉक्स एक छत से बंधे हुए हैं, छत कभी गिरने वाली नहीं है, इसलिए पूरा रेस्ट में समझा जाएगा। अब एफ ऊपर बराबर नीचे कितने लोग, एक 3mg और एक mg मिला के कितना 4mg फोर्स लग गया। देखिए तुमने क्या क्या निकाल लिया, टेंशन डोरी का, और इसमें स्प्रिंग फोर्स जितना होता है वो भी निकाल लिया 4mg। अब चलते हैं स्प्रिंग, किसको काटना है वैसे, स्ट्रिंग इज कट, बहुत बढ़िया। हम चलते हैं स्ट्रिंग को कट करने, चलो यही है, कट करते हैं इसको, देख लीजिए काट दिया। जब याद रखना, जब हम जिस चीज को काटते हैं, हमने डोरी को काटा है तो तुरंत टेंशन फोर्स जीरो हो जाएगा, और जब डोरी को काटने पर स्प्रिंग फोर्स जीरो नहीं होता है तुरंत से, याद रखना। मैं ये कंसेप्ट बता रहा, अभी पूरा कंसेप्ट पढ़ाने का टाइम नहीं है, लेकिन आपको प्रॉपरली बोल दे रहा कि जिस चीज को काटेंगे वो चीज जीरो हो जाएगी। हमने डोरी को काटा तो टेंशन फोर्स जीरो हो जाएगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स तुरंत जीरो नहीं होगा। एक और बता देता कॉन्सेप्ट, अगर मान लीजिए कभी स्प्रिंग को काटने के लिए कहता, स्प्रिंग को काटते तो स्प्रिंग फोर्स जीरो हो जाता और टेंशन फोर्स तुरंत बदल जाता, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, डोरी को काटे तो टेंशन फोर्स तुरंत जीरो हो जाएगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स बदलेगा नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, सिंगल सिंगल ब्लॉक को सॉल्व करते हैं। पहले ब्लॉक ए को सॉल्व करते हैं,
अब ब्लॉक ए के ऊपर क्या है, एफएस स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू तुमने निकाल रखी है 4 mg, और अपॉन में नीचे ये ए वाले का मास 3m है ना, तो लिखो यार 3 mg, धरती माता तो रहेगी। और जो तुमने डोरी को काटा ना, तो टेंशन क्या हो गया यार, 0 हो गया है। अब बताओ ये वाला ब्लॉक किधर जाएगा, ऊपर 4 mg है, नीचे 3 mg है, तो ये ब्लॉक कहाँ जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। तो एक्सिलरेशन ए वाले का देखिए, ए कितना होगा, ए वाले का एक्सिलरेशन कितना होगा, ऊपर का फोर्स ज्यादा, नीचे का फोर्स कम, तो नेट फोर्स हो जाएगा 4 mg और -3 mg। देखो ध्यान से, 4 mg डायरेक्टली लिखता हूं, चलेगा क्या, चलो लिखो, ऊपर ज्यादा नीचे कम, 4 mg - 3 mg कितना आएगा, mg, अपॉन में टोटल मास कितना 3m, m से m गेट कैंसल। ए वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन आया g/3, ये एक आंसर तुम्हारा मिल चुका है। अब तुमको चाहिए बी वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन, तो बी वाले ब्लॉक के लिए यहाँ पे अलग से FBD बना लो। अब देखिए बी वाले का मास m है, बी वाले के ऊपर डोरी थी तो टेंशन तो 0 हो गया, कुछ नहीं है, नीचे सिर्फ धरती माता mg है। अब बताइए ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा, ये वाले में ऊपर फोर्स ज्यादा था, तो ये वाला ब्लॉक ऊपर, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, और ये वाला ब्लॉक में सिर्फ नीचे फोर्स है, तो ये नीचे की तरफ जाएगा। तो चलिए बी वाले ब्लॉक का फोर्स अपॉन में मास, फोर्स कितना लग रहा है, केवल mg, अपॉन में मास कितना हो जाएगा m, m से m कैंसिल हो गया, AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा g, है ना, और ये कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, है ना। तो है कहीं पर ऑप्शन g/3 और g/3 और g, देखिए पहला ऑप्शन g/3 है ए वाले ब्लॉक का, फिर g, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से सॉल्व करते हैं। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी देखिए क्या बोल रहा है कि ये 3 कनेक्टेड ब्लॉक है, नाम है ABC, सबका मास लिखा है, ये है 4 किलो और ये है 2 किलो और ये वाला है 1 किलो, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए यहां से फोर्स लगाते हुए दिखाया गया है। ऐसा जब भी कभी मोशन ऑफ द कनेक्टेड ब्लॉक्स है, तो सबसे पहले अपन एक्सीलरेशन निकालते हैं। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन में m टोटल, टोटल मास, है ना। तो अब नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा रहा है, देख लो, इफ ए फोर्स ऑफ 14 न्यूटन, यहाँ पे 14 न्यूटन का फोर्स हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना आया 14 अपॉन टोटल मास कितना, वो सभी मास ऐड करो, 4 2 6 और एक साथ 7 आया, कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आया। इसने पूछा क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी, ये ए है ये बी है, इनके बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स बनाते हैं। पहले मैं क्या करूंगा, ए वाले का अलग से BD बनाऊंगा। देखो ध्यान से, ए वाले के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो सारा फोर्स दिखाओ। पहला लग रहा है इधर से 14 न्यूटन का, जितना फोर्स लग रहा है वो दिखाओ। और जब हम ए वाले को ढकेलेंगे तो ए वाला बी को ढकेलेगा, ए वाला बी को ढकेलेगा, बी वाला ए को ढकेलेगा, तो ये इधर भी लगाएगा, इसको बोलेंगे यन। जो दोनों कांटेक्ट में है ना, तो बी वाला जो ए को ढकेलेगा उसका नाम हो जाएगा यन, और एक्सीलरेशन एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्शन में बनाइए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, ये 14 न्यूटन एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में प्लस, और ये n एक्सीलरेशन के अपोजिट में है तो -n, ये हो जाएगा F नेट इज इक्वल टू m में ए वाले ब्लॉक का मास कितना है, ए वाले ब्लॉक का मास है 4 किलो, 4 किलो, तो m में यानी 4 इंटू ए कितना आया, एक्सीलरेशन 2 आया, ठीक है। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और ये 14, 8 6 14 होता है, तो इसका आंसर आएगा 6 न्यूटन। ये आपका आंसर है, कहाँ है ऑप्शन, ये 6 न्यूटन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये भी सवाल आपका बहुत ही बेस्ट है, बढ़िया है, देखते हैं कैसे है। यहाँ पर कह रहा है कि एक सिस्टम है कंसिस्ट ऑफ 3 मासेस m1 m2 m3, 3 मासेस हैं और तीनों मासेस लास्ट में दिया है कि इक्वल है ना, तीनों मासेस लास्ट में इक्वल है, ठीक है। ये m1 m2 m3 सब सेम है। फिर कह रहा है कि एक पुली है, उसका नाम P है और उसमें से एक मास लटक रहा है, सब दिख रहा है, आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर बाद में कह रहा है कि एक्सीलरेशन बताओ किसका, m1 का, m1 का बताना है। अब मैं एक बात बताऊंगा,
ये देखो, ये तीनों के तीनों ब्लॉक M1 M2 M3 एक दूसरे से कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ डोरी। अगर कोई ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं डोरी की हेल्प से तो सभी का एक्सेलरेशन सेम होता है, कनेक्टेड ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होता है। तो चाहे M1 पूछता, M2 पूछता, M3 पूछता, सेम रहता, उसमें कोई फर्क नहीं। अभी हम क्या करेंगे, देखते हैं कि जहां पे दो ब्लॉक होते हैं वहां पे हम एक ब्लॉक मान लेते हैं, समझना ध्यान से। जहां पे दो ब्लॉक होता है हम वहां पे एक ब्लॉक मान लेते हैं। तो M2 भी M है, M3 भी M है, तो टोटल M प्लस M कितना हो जाएगा, 2M का एक ब्लॉक समझ लेते हैं। अभी देखिए ये डोरी अटैच है तो यहाँ पे टेंशन आपको तो पता ही है, टेंशन रहेगा ही, और यहाँ पे डोरी अटैच है तो आपको भी पता है यहाँ पे टेंशन रहेगा ही। अब चलते हैं इसका एफबीडी बनाते हैं। नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर वेट तो काम करेगा धरती माता, इसका मास M1 मत लिखो, M लिखो, mg हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये दोनों ब्लॉक को ऐड करके एक सिंगल ब्लॉक बना दिया 2m का। अब ये दोनों ब्लॉक को ये डोरी खींच रही है इधर, तो अप्लाइड फोर्स इधर हो गया, तो फ्रिक्शन हमेशा उसके पीछे लगता है, ये हो गया। फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू टाइम्स एन, और एन बराबर होता है mg, तो म्यू टाइम्स, अब ये देखिए ये ऊपर हो जाएगा n और नीचे इन दोनों का वेट कितना हो जाएगा टोटल मिला के 2mg, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2mg, तो कितना हो जाएगा ये 2mg, ये बन गया देखिए फ्रिक्शन की वैल्यू। अभी तुम्हें एक्सीलरेशन निकालना है ना, तो एक्सीलरेशन का सबसे बेस्ट जो फॉर्मूला है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि नेट एक्सटर्नल फोर्स, देखो ध्यान से, ऐसे बताया था, नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। अब एक्सटर्नल फोर्स क्या है, देखो कहां कहां फोर्स एक्सटर्नल है। एक तो ये mg एक एक्सटर्नल फोर्स है और एक ही एक्सटर्नल फोर्स है। हमें पता है कि ये वाला ब्लॉक ऐसे नीचे की ओर गिर रहा है और ये वाला ब्लॉक फिर इधर की तरफ जाएगा सेम एक्सीलरेशन से, ये ए से आएगा तो ये ए से जाएगा। अब क्या होगा कि नेट एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल कौन कौन है, ये तो ये जो बाहर ऐसे हवा में लटक रहा है ये mg, एक ये एक्सटर्नल है, और ये जो फ्रिक्शन है ये एक्सटर्नल है। तो ये एक्सटर्नल फोर्स करो, देखिए किसको प्लस लेते हैं किसको माइनस लेते हैं, ध्यान देना। जो फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में प्लस mg नीचे ए नीचे ये प्लस लिया जाएगा, तो आप ऐसे लिख दोगे mg, ठीक है, ये प्लस में हो गया। और ये वाला देखिए ये वाला फोर्स -2 म्यू mg, ये माइनस में लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन इधर है, देखिए फ्रिक्शन इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, अपोजिट है, तो ये कितना हो जाएगा -2 म्यू mg अपॉन में टोटल मास ऐड करो, ये m ये m ये m, टोटल मास कितना हो जाएगा 3m। यही है सबसे आसान शॉर्टकट, ठीक है। अब क्या करो, m m कॉमन लेके काट डालो, अब क्या बचता है, g को कॉमन कर लो, ठीक है, m कट जाएगा, बचेगा 1 - 2 म्यू अपॉन में 3 है मार्केट में ऐसा कोई आंसर, g 1 माइनस, ठीक है, g 1 - 2 म्यू अपॉन में 3, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है, g 1 - 2 म्यू अपॉन 3 थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ये क्या फॉर्मूला था, नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी देखिए ये क्वेश्चन कैसा है, कह रहा है कि तीन ब्लॉक हैं M 2M 3M आर कनेक्टेड एज सोन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, आफ्टर एन अपवर्ड फोर्स है, इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाया गया है, और कह रहा है अप्लाइड ऑन द ब्लॉक M, M पर लगाया गया, द मासेस मूव अपवर्ड विद कांस्टेंट स्पीड। अब एक बात समझिए, अगर कोई भी चीज कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है तो उसका एक्सीलरेशन जीरो होता है, तो उसका एफ नेट जीरो होता है। एफ नेट जीरो का मतलब देखिए तीन पार्टिकल से बना सिस्टम है, तीन पार्टिकल से बना सिस्टम है, एक m एक 2m एक 3m, तीनों के तीनों पर जब फोर्स इसका भी जीरो होना चाहिए, इसका भी जीरो होना चाहिए, इसका भी जीरो होना चाहिए, तभी तो नेट जीरो होगा। नेट का मतलब ये टोटल सब पे जीरो है, और सब पे जीरो होने के लिए ये सबका जीरो होना चाहिए। तो इसने क्या पूछा है कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m, ये 2m पर पूछ रहा है कि नेट फोर्स कितना होगा, तो ईच एंड एवरी ब्लॉक पर नेट फोर्स होगा जीरो, इसका आंसर होगा जीरो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलो देखते हैं। अभी क्या है, कह रहा है एक पर्सन है उसका मास 60 किलो इनसाइड लिफ्ट, लिफ्ट के अंदर है, ठीक है, ऐसा एक पर्सन है लिफ्ट के अंदर है। जब भी लिफ्ट के अंदर बनाओ तुरंत इसकी खोपड़ी से नॉर्मल रिएक्शन निकालो, धरती माता mg निकालो। अगर आप ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालने जाओगे तो आपको उसका रीडिंग मिल जाएगा कि वो वेट किस उस आदमी का अपरेंट वेट कितना है। अब देखिए क्या कहता है, 60 किलोग्राम का आदमी है, कोई बात नहीं, ठीक ठाक आदमी है, 60 किलोग्राम का आदमी है,
द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड्स विद एन एक्सीलरेशन, ये देखिए ऊपर की तरफ ए एक्सीलरेशन से गई और ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है एक्सीलरेशन। आगे देखिए कह रहा है कि द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल, ओके सपोर्टिंग केबल पर आपको बताना है कि टेंशन, ठीक है। तो आपको सपोर्टिंग केबल जो है ना, यहाँ पे केबल बंधी होती है, आपको बताता है ना। देखिए ये अपना पूरा बता दूं आप लोग को कि ये मैन का वेट है, लिफ्ट का वेट भी दिया है, तो हम इसको ना एक काम करते हैं, इस तरह से बनाते हैं मैन प्लस लिफ्ट दोनों मिला के, ठीक है। मैन, इसमें मैन की रीडिंग नहीं पूछा है, और ऊपर देखिए सपोर्टिंग केबल बना होता है लिफ्ट में, जिससे लिफ्ट ऊपर नीचे जाती है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा क्योंकि डोरी से कनेक्टेड होता है, तो टेंशन टी है। अभी देखिए मैन का वेट है 60 और प्लस जो लिफ्ट का वेट मतलब मास है 940, तो टोटल मिला के आ जाता है 1000 किलोग्राम हुआ। अब 1000 किलोग्राम मतलब mg लगाओगे तो 1000 g आएगा, इसको तुम कह सकते हो 10,000 न्यूटन नीचे की ओर ऊपर टेंशन। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है A इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, इसमें क्या करिए न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाइए, जो फोर्स एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में होता है उसको प्लस देते हैं टी प्लस में, और ये देखिए 10,000 नीचे है ए ऊपर है, तो माइनस 10,000 आप नीचे कर लो इज इक्वल टू एम में मास कितना है 1000 और इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 1000 मास हुआ, एम में मास इंटू 1, ये हो गया एफ नेट इज इक्वल टू एम में। तो अब देखिए ये 1000 है, ये 10,000 है, ट्रांसफर कर दो कितना जगह 11,000 न्यूटन है, कोई मार्केट में 11,000 न्यूटन, यस थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़े क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ओके बेटा अगला क्वेश्चन कहता है द मास ऑफ ए लिफ्ट इज 2000 किलोग्राम, लिफ्ट का मास दिया, व्हेन द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल 28,000 न्यूटन। सेम सवाल है ये, सेम सवाल है, सपोर्टिंग केबल ऊपर होती है उसमें टेंशन है और टेंशन दिखा है 28,000 न्यूटन का है, और कह रहा है कि जो लिफ्ट का मास है ये 2000 किलोग्राम की लिफ्ट है, तो इसके नीचे जो वेट काम करेगा mg, पूरे लिफ्ट का मास 2000 g, तो 2000 1 2 3 2000 g की वैल्यू होती है 10, एक जीरो और बढ़ा लो, ठीक है। अब देखिए एक्सीलरेशन पूछा है, अब आप समझदार हो, नीचे 20,000 है ऊपर 28,000 है, कहाँ ज्यादा है ऊपर, तो लिफ्ट किधर जाएगी ऊपर जाएगी, तो एक्सीलरेशन ऊपर। अब क्या करेंगे कि ये देखते हैं कि पूछा था ना डायरेक्शन की अपवर्ड जाएगी कि डाउनवर्ड, तुम खुद ही समझदार हो, ऊपर का फोर्स 28,000 है नीचे का 20,000 है, तो लिफ्ट ऊपर ही जाएगी, अपवर्ड आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको निकालना एक्सेलरेशन है, कैसे निकलता है देखो, एक्सेलरेशन मैंने क्या बोला, मेथड क्या बोला, एफ नेट इज इक्वल टू एम में, एफ नेट कैसे निकालते हैं, ए जिस डायरेक्शन में उसी में डायरेक्शन में जो फोर्स रहेगा उसको पॉजिटिव लेंगे, 28,000 जो होगा वो प्लस में होगा, और ये 20,000 अपोजिट में है तो माइनस 20,000 होगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एफ नेट हो गया एम में मतलब 2000 मास हो गया इंटू ए हो गया, ठीक है। अब 28,000 में से 20,000 माइनस करोगे क्या होगा 8,000, और ये कितना आएगा 2000, ए 1 2 3 1 2 3 कैंसिल करो, 2 से 8 काटोगे 4, तो कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन किधर जाएगी अपवर्ड, कौन सा ऑप्शन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़े क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये म्यू दिया है म्यू एस बिटवीन ब्लॉक ए एंड मास 2 kg, इसका मास 2 kg दिया है, एंड द केबल एज शोन इन फिगर, ये देखिए पुली से लटकाया गया दूसरा ब्लॉक भी, व्हाट वुड बी द मैक्सिमम मास, इसका मास कितना होगा ऑफ ब्लॉक बी, इसका मास पूछ रहा है, कह रहा है इसका मास कितना होगा, सो दैट द टू ब्लॉक डज नॉट मूव, मतलब कह रहा है कि ये जो ब्लॉक है यहाँ पे कितना भारी ब्लॉक में लटकाऊं कि ये ब्लॉक फिसलने ना पाए, ये ब्लॉक गिरने ना पाए, ये रेस्ट में ही रहे। अब जरा सोचो अगर यहाँ पे भारी मास लटका दोगे तो अपने वेट की वजह से नीचे जाएगा, इसको यहाँ आगे खींचेगा, इसको यहाँ आगे खींचेगा, ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। ओके तो कह रहा है कि बताइए कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, ये तो पूछा होगा, क्या पूछा देखिए,
अच्छा मास पूछा, व्हाट वुड बी द मैक्सिमम मास, मास पूछा कोई बात नहीं। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आई थिंक दिया हुआ है, कितना दिया देख लो, ये दिया है म्यू 0.2। इसका एक बहुत तगड़ा शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, याद रखना आज के बाद से ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए फटाफट आपके आंसर बनने चाहिए। देखिए कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की ट्रिक होती है हैंगिंग मास, हैंगिंग मास, हैंगिंग मास अपॉन प्लेस्ड मास, प्लेस्ड मास, ये ट्रिक है। अब म्यू की वैल्यू कितनी है बताइए, 0.2 है। हैंगिंग मास मतलब कौन सा मास लटक रहा है, इसका मास यम मैंने माना, निकालना है, रहने दो, निकालना है, यम लिख दो। प्लेस्ड मास जो टेबल पे रखा है, कितना किलो का, 2 किलो का, ठीक है। मास कितना हो जाएगा बताइए, 2 को भेज दो, 0.4, कितना आया, किलोग्राम। यही तुम्हारा आंसर आया ना, मजा, ट्रिक बहुत अच्छी है, कम समय में सॉल्व कर सकती है। 0.4 kg ये वाला मास होना चाहिए, तब ये ब्लॉक नहीं गिरेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, क्या कहते हैं, एक मैन है वेइंग 80 किलोग्राम, एक आदमी है उसका वेट 80 किलो का है, स्टैंड्स ऑन ए वेइंग स्केल। वेइंग स्केल जानते हो, जिसपे वेट मेजर करते हैं, ठीक है। इन लिफ्ट, लिफ्ट के अंदर है, ओके कोई बात नहीं, ये वेइंग मशीन जो है लिफ्ट के अंदर है, ये देखिए WM है, वेइंग मशीन लिफ्ट के अंदर है और अपवर्ड ऊपर जा रही है, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना दिया है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसका एक्सेलरेशन दिया है। कह रहा है व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑन द स्केल। कभी भी जैसे ये मैन को खड़ा कर दो लिफ्ट के अंदर, अगर कभी भी मैन की रीडिंग पूछे कि मैन का वेट कितना होगा लिफ्ट के अंदर, तो समझ जाओ तुमसे नॉर्मल रिएक्शन पूछता है। क्या पूछता है, नॉर्मल रिएक्शन। देखिए इस लड़के के पैर के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन होता है और नीचे धरती माता होती है। धरती माता जिसको तुम mg कहते हो, मैन का मास कितना था, 80, कितना था, 80, ठीक है, और जी की वजह कितनी हो जाएगी, 10, ठीक है, तो हो जाएगी 800, ठीक है, कितना हो गया, 800 mg, 80 और उसके बाद ये 800 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू तुम निकाल लोगे, समझ जाओ उसकी रीडिंग मिल जाएगी। मैं कैसे बताता हूँ, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, है ना, न्यूटन का सेकंड लॉ। और जो फोर्स एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में होता है उसको प्लस देते हैं, n ऊपर a ऊपर, n को लेंगे प्लस में, ठीक है, n हो जाएगा प्लस में, नीचे आ जाएगा -800 इज इक्वल टू, हो गया दोनों फोर्स इज इक्वल टू एम ए। मास कितना था इस लड़के का, 80 किलोग्राम का लगा था, तो एम ए मतलब 80 इंटू ए मतलब एक्सेलरेशन कितना है, 5। अब कितना हो गया, एन इज इक्वल टू, देखिए 8 पंजे 40, ठीक है, 400 और ये 800 मिला के कितना जाएगा, 1200, 1200 न्यूटन। देखिए आ जाएगा 8 पंजे 40, 400 और 800 इधर आएगा 1200 न्यूटन। कहाँ है ऐसा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन 1200 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े क्या, चलो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्या कहता है, एक मंकी है उसका मास 20 किलो का है। मंकी, जाहिर सी बात है, मंकी वंकी हमेशा रस्सी वस्सी पकड़ के चढ़ते हैं, ठीक है। इस होल्डिंग ए वर्टिकल रोप, देखिए एक वर्टिकल रोप बना दिया है ना, 20 किलो का मंकी है, इसको पकड़ रखा है, ठीक है, मंकी पकड़ लो इसको, देख लो ऐसे पकड़ा दिया मंकी को, है ना, ठीक है। और ये मंकी कितने किलो का है, 20 किलो का है, ज्यादा भारी नहीं है, हल्का है, 20 किलो, ठीक है। कह रहा है कि द रोप विल नॉट ब्रेक, रस्सी नहीं टूटती है, और व्हेन मास 25 किलोग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट, ठीक है, बट इट विल ब्रेक इफ द मास एक्सीड 25 किलोग्राम। कह रहा है कि अगर हम 25 किलो की चीजें लटकाते हैं तो ये टूटती नहीं, लेकिन 25 किलोग्राम से थोड़ा सा एक्सीड करते हैं तो टूट जाती है। तो आपको पता है इसको बोलते हैं मैक्सिमम टेंशन दिया है कि कितना ये झेल सकता है। अब देखिए ये मंकी जहां से रस्सी को पकड़ता है उस पॉइंट से टेंशन दूर होता है, तो टेंशन ऊपर बनाइए। हमेशा डायरेक्शन भी बनाना, कुछ बच्चों को नहीं आता है कि टेंशन ऊपर बनाएंगे कि नीचे बनाएंगे, तो याद रखो जहां पे मंकी ने रस्सी को होल्ड किया है उस टचिंग पॉइंट से, कांटेक्ट पॉइंट से टेंशन दूर भागता है, टेंशन ऊपर हो गया। तो ये क्या बोल रहा है, टेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mg, टेंशन का फॉर्मूला जो होता है mg बोलते हैं उसको, ठीक है, याद रखो। और क्या होगा कि वो कितने पर टूटता है, 25 किलोग्राम इंटू जी की वैल्यू जाएगी 10, तो 250 न्यूटन का फोर्स पर ये टूट जाएगी, इससे ज्यादा बढ़ाओगे टूट जाएगी। बंदर का जो वेट है कितना हो जाएगा, 20 जी मतलब कि आ जाएगा 200, जी की वैल्यू 200 न्यूटन, है ना।
अब ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सीलरेशन। अब जरा बताओ, ऊपर 250 है, नीचे 200 है, कहाँ जाएगा मंकी, मंकी जाएगा ऊपर, एक्सीलरेशन ऊपर। आपसे पूछा एक्सीलरेशन, फिर से वही फॉर्मूला, मंकी का मास 20 किलोग्राम है, ऊपर टेंशन टी लग रहा, नीचे लग रहा है 200 न्यूटन मंकी का वेट। तो हम क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम में। देखिए तो ऊपर वाला जो टेंशन है 250 एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में है, इसलिए उसको प्लस लिखोगे, और ये वाला नीचे है अपोजिट में है, एक्सीलरेशन के अपोजिट में है, तो नेगेटिव लिखोगे, तो माइनस 200 इज इक्वल टू एम में। मास बंदर का 20 है और ए लिख दो ए एम में, ठीक है। अब ये 250 में से 50, ठीक है, आएगा कितना 50, ये आएगा कितना 20 इंटू में ए। अब आप क्या करो, 0 0 काटो, 2 से 5 को काटोगे तो आएगा 2.5, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। है कोई मार्केट में ऐसा आंसर? यस, पहला ऑप्शन। ठीक है, आई बात समझ में। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन फिर से है, कह रहा है कि ए लिफ्ट वेइंग 1000 किलोग्राम इज मूविंग अपवर्ड। ठीक है, एक लिफ्ट है 1000 किलो की है, ऊपर जा रही है, बनाओ लिफ्ट, ठीक है। और द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल, आपको पता है लिफ्ट में सपोर्टिंग केबल ऊपर लगी होती है, अंदर नहीं लगी होती, ऊपर, तो टेंशन टी हो गया। लिफ्ट का मास कितना है 1000 किलो का, ठीक है, तो इसमें धरती माता भी तो लगेगी यार, एम जी, तो 1000 जी, 1000 जी। अब देखिए 1000 जी, जी की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ 9.8, ठीक है, लिख दे रहा हूँ 9.8। और उसके बाद ये कहा अपवर्ड एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ए ऊपर की तरफ है, कितना 1। अब मैं क्या करूंगा, बताया वही, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम में, टेंशन ऊपर, ए ऊपर, टेंशन होगा पॉजिटिव में, ये हो जाएगा कितना, एक जीरो से डेसिमल खत्म हो जाएगा, तो आ जाएगा 9800, ये नीचे वो ऊपर, तो माइनस में 9800 इज इक्वल टू, ठीक है, एम में मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 1000 इंटू में 1। अब ये जाएगा उधर, ठीक है, ओके। अब ये जाएगा उधर, तो 9800 उधर जाएगा प्लस में, और 1000 ये, तो 10800 हो जाएगा इसका आंसर, 10800 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़े क्या? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलेगा अपने को, सेम वही पहले के जैसा। कह रहा है एक मास है m1, ये 5 किलो का है, और ये जो m2 है ये 10 किलो का है। आपसे पूछेगा कि एक्सीलरेशन बताओ। मैंने बोला था एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बताया था, शॉर्टकट ट्रिक, भारी मास माइनस हल्का मास अपॉन टोटल मास इनटू जी। तो भारी मास कौन है 10, माइनस हल्का मास कितना है 5, अपॉन टोटल मास कितना है 10 प्लस 5 इंटू में जी। बताओ कितना आंसर आया, 5/15, 5 10 में से 5, 5/15 इंटू में जी, कट करो कितना आएगा 3, g/3, ये आंसर है। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ये सवाल अच्छा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सीलरेशन, कह रहा है मैक्सिमम एक्सीलरेशन बताओ ऑफ ए मूविंग कार। ठीक है, कार वार बना लीजिए यार, यही है, और कार जैसी लगेगी नहीं, बट मान लो कि ये कार है, मूविंग कार। कह रहा है कि एक्सीलरेशन ऑफ ए मूविंग कार सो दैट ए बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार। कह रहा है कि बॉडी जो है कार के फ्लोर पे रखी है, चलो ऊपर रख देते हैं, चलो छत पे रख दे रहे, ठीक है, और फ्लोर पे रखी है, और क्या है, रिमेन्स स्टेशनरी। अच्छी बात, अगर ये कार तुम्हारी ए एक्सेलरेशन से आगे जाती है, ठीक है, ए एक्सेलरेशन से आगे जाती है, इसका मास वो दिया है, दिया होगा कि नहीं दिया हो, कोई बात नहीं, दिया हो ना दिया हो कोई दिक्कत नहीं, इसका मास है मान लो ब्लॉक है, ठीक है। अगर ये कार आगे जाती है तो उसके फ्लोर पर जो ब्लॉक रखा होगा उसको लगेगा स्यूडो। क्यों? क्योंकि ये कार एक्सेलरेटेड है, और एक्सेलरेटेड कार को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम के ऊपर जो बॉडी रखी होती है उसको लगता है स्यूडो। तो स्यूडो जो लगेगा हमेशा मेन एक्सेलरेशन के अपोजिट में लगेगा, तो ये हो जाएगा एम में, ठीक है, एम में हो जाएगा। और तब ये ब्लॉक पीछे की ओर गिरना चाहेगा, तो उसको रोकने के लिए पैदा होगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू टाइम्स एम जी, जो आप लिखते हो, ठीक है, म्यू टाइम्स एन, ठीक है, म्यू टाइम्स एन। और फिर आपको क्या कहा है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड फ्लोर, आपको म्यू बताना है कितना होगा। तो अब बताओ ये गिर नहीं रही है ना बॉडी, स्टेशनरी बोला है तो मतलब इक्विलिब्रियम है,
मतलब यहाँ का फोर्स वहां का फोर्स बैलेंस हो जाना चाहिए जब स्टेशनरी रहता है। तो क्या हो जाएगा, आपसे पूछा क्या था, मैक्सिमम एक्सीलरेशन। तो देखो एम ए इज इक्वल टू म्यू टाइम्स, ये जो एन है ऊपर नॉर्मल बना लो, नीचे एम जी बना लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आप लोगों के लिए, एम जी कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू आई म्यू जी, म्यू कितना है 0.15, जी की वैल्यू हो जाएगी 10, तो बना कितना 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि कह रहा है एक बॉडी, उसका मास m है, ठीक है, एक बॉडी है उसका मास m है, मैंने अभी मान लिया, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी है, फ्रिक्शन है म्यू, हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स इसके ऊपर लगा दिया F अप्लाइड, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी बट इट डज नॉट मूव, लेकिन ये बॉडी मूव नहीं करती है, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं करती है, नहीं करती है। द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स बताना। देखिए ये बॉडी है, इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ये ऊपर की ओर लगता है ऐसा एन, जो कि कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और अगर इस बॉडी को तुम इधर की तरफ खींच रहे हो तो फ्रिक्शन आपको पीछे की तरफ लगेगा। तो ये एक फ्रिक्शन हो गया, इसकी वैल्यू होती है म्यू टाइम्स एन होती है, ठीक है, और F इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एन, एन ऊपर है और नीचे धरती माता होती है mg, तो n बराबर mg हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू mg। तो अब आप लोगों से क्या पूछा था, द रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स, आपको बताना नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट। तो इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है, इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है हम उसको R कहते हैं, ठीक है। और ये जो R होता है, ठीक है, ये जो R होता है रिजल्टेंट फोर्स, ये हमेशा याद रखिए बॉडी को क्या कह रहा है कि रफ सरफेस पे रखी है, हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया गया है और बॉडी को मूव नहीं करना है। तो याद रखना ये कि जो ये रिजल्टेंट फोर्स तुम्हारा होगा, रिजल्टेंट फोर्स ये ज्यादा होना चाहिए अप्लाइड फोर्स से। अप्लाइड फोर्स कितना है F, बॉडी मूव नहीं कर रही है ना, बॉडी चल ही नहीं रही है, तो ये जो तुम्हारा खींचने वाला फोर्स है और पीछे ये रोकने वाला फोर्स है, तो ये जो फोर्स होगा इससे ज्यादा या बराबर होगा कौन, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। तो F और ये रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, इसका रिजल्टेंट अंडर रूट में इसका, हाँ, तो ये जो रिजल्टेंट होगा ये अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मतलब फ्रिक्शन के बराबर होगा। तो रिजल्टेंट एन और एफ का है, ये कांटेक्ट फोर्स है, तो इसके बराबर होगा। अभी देखिए बॉडी को मूव नहीं करने के लिए जो अप्लाइड फोर्स था वो कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके, एन की वैल्यू क्या होती है, देखिए एन ऊपर एम जी नीचे, एन की वैल्यू हो जाएगी एम जी और फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू टाइम्स एम जी, तो स्क्वायर है, तो ये एम जी का स्क्वायर और यहाँ पर भी एम जी का स्क्वायर होगा, तो एम जी हो जाएगा रूट के बाहर और बचेगा सिर्फ और सिर्फ एन की जगह पे 1 प्लस म्यू का स्क्वायर, है ना। तो याद रखिए कि अगर आप चाहते हो कि बॉडी मूव ना करे, बॉडी डज नॉट बॉडी डज नॉट मूव, बॉडी अगर मूव ना करे तो जो अप्लाइड फोर्स आपने लगाया है ये अप्लाइड फोर्स से ज्यादा ये रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स होना चाहिए, कंसेप्ट है, याद रखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है। तो एन और फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट यही होता है आर, ठीक है, ये ज्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, तो बॉडी नहीं चलेगी। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया है बेटा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, अभी सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कह रहा है रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सही है। आपसे पूछा है इनकरेक्ट मतलब गलत बताना है, ठीक है। कह रहा है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, ये भी सही है। फिर कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ, नहीं, जो म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, नो डायमेंशन, ठीक है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो ये वाला हो गया इनकरेक्ट। और फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन, ये भी बात सही है। तो इसने पूछा था इनकरेक्ट कौन होगा, तो आपका थर्ड ऑप्शन ही टिक करना पड़ेगा क्योंकि यही इनकरेक्ट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखो ये एक सवाल है, कह रहा है कि एक ब्लॉक है, उसका मास है m, इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड वेज, ये वेज है, इसी को अपन वेज बोलते हैं, ABC नाम लिखा है और इंक्लिनेशन एंगल थीटा है। कह रहा है कि द वेज इज गिवन एन एक्सीलरेशन a, अगर हम वेज को इधर खींचेंगे टुवर्ड्स द राइट, राइट में द रिलेशन बिटवीन a एंड थीटा, कह रहा है a और थीटा के बीच में रिलेशन क्या होगा, फॉर द ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी, ये ब्लॉक गिरना नहीं चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, ये ब्लॉक जब भी गिरेगा तो mg sin थीटा की वजह से गिरेगा, ठीक है, ग्रेविटी का एक कंपोनेंट mg sin थीटा की वजह से गिरेगा। जब ये नीचे गिरेगा तो उसको रोकने के लिए आप ये जो वेज है उसको एक्सेलरेशन से खूब तेजी से खींचोगे, ताकि जब खींचोगे तो ये वाला जो तुम्हारा वेज है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया है और उसके ऊपर ये जो ब्लॉक रखा है उसको लग जाएगा स्यूडो। तो स्यूडो लग जाएगा, तो स्यूडो हमेशा मेन एक्सेलरेशन के अपोजिट में लगता है। जब तुम इसको इधर खींचोगे तो स्यूडो देखो इधर लगेगा, स्यूडो का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, ये हो गया, इसको इधर खींचोगे स्यूडो इधर खींचेगा। अब देखिए इस ब्लॉक के ऊपर और क्या क्या फोर्स लग सकता है, पहली बात तो धरती माता mg लग जाएगा, और एक तो दूसरा नॉर्मल रिएक्शन जिसको तुम n कहते हो, अगर तुम किसी नॉर्मल रिएक्शन को पीछे की ओर खींच लो थोड़ा सा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होता है, mg ने इसके साथ एंगल बना लिया तो mg cos थीटा ये हो जाएगा, और इसके अलोंग एक जो लगेगा इसका नाम हो जाएगा mg sin थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये हुआ। अब देखिए ये ब्लॉक को गिराने का काम mg sin थीटा ही कर रहा है, ऊपर की तरफ रोकने वाला कोई है नहीं, तो ये जो स्यूडो फोर्स है उसका भी एक कंपोनेंट काम करता है। याद रखिए ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ma ने इसके साथ एंगल बना लिया, इसका नाम हो गया ma cos थीटा, और इसी के परपेंडिकुलर एक और आएगा, इसका नाम हो जाएगा ma sin थीटा, है ना, आई बात समझ में। तो अब देखिए आपको ब्लॉक को स्टेशनरी रखना है, गिरने नहीं देना है, तो कौन सा फोर्स रोक रहा है, ये वाला चाह रहा है गिरे mg sin थीटा, ये वाला चाह रहा है रुके, तो ma cos थीटा mg sin थीटा दोनों को बैलेंस कर दो, क्योंकि स्टेशनरी मतलब इक्विलिब्रियम है, तो हम इनको बराबर कर दिए, ma cos थीटा, है ना, ma cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा, m से m कैंसिल, cos थीटा को sin थीटा के पास भेज दो, तो sin थीटा बाई cos थीटा g tan थीटा हो जाएगा। है कोई ऐसा ऑप्शन? जी हाँ, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तो a और थीटा के बीच में ये रिलेशन आ गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एक ब्लॉक है ऑफ मास m1 रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, देखिए एक ब्लॉक है उसका नाम है m1 और वो क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल टेबल पर, ऐसे बना दिया, ए लाइट स्ट्रिंग कनेक्टेड टू इट, और एक डोरी से कनेक्टेड है वो, और कह रहा है पासेस ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली, यही कॉर्नर पे लगी होगी मुझे पता है, एट द एज ऑफ द टेबल एंड फ्रॉम इट्स अदर एंड अदर ब्लॉक बी, उसके दूसरे एंड से रस्सी के दूसरा ब्लॉक बी जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस ब्लॉक का नाम ए था, इस ब्लॉक का नाम बी था, ठीक है, और इसका मास क्या दिया हुआ है m2, है ना, इसका मास है m2। सस्पेंडेड द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल इज म्यू के, काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है, इसका मतलब ये चल रहा है, ये रेस्ट में नहीं है, ठीक है। व्हेन द ब्लॉक इज स्लाइडिंग, देखो बोला ना जब ब्लॉक स्लाइड करेगा तो टेंशन बताओ कितना होगा, ठीक है, करेंगे, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा लेंदी है बट कोई बात नहीं, करते ऐसे क्वेश्चन नेट में आए हुए 2015 में, पहले क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी बना करते थे, हार्ड थे, अब थोड़ा सा इजी हो गया। अभी देखो टेंशन पूछा है तो ये अटैच पॉइंट है, टेंशन हमेशा अटैच पॉइंट से दूर भागती है, ये टेंशन हो गया और ये टेंशन हो गया, इससे दूर भागता है, ठीक है। अभी एक काम करिए, ये वाला ब्लॉक ये टेबल से कनेक्टेड है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा, ये अगर इधर खींचेगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, अब फ्रिक्शन जो लगेगा एफ के इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू के एन, है ना, तो अब म्यू के हुआ तो हुआ, और एन क्या है ये देखिए, एन क्या होगा, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा एन, और नीचे जो लगेगा वो हो जाएगा M1G, तो नॉर्मल रिएक्शन M1G हो जाएगा, तो म्यू के M1G हो गया, है ना। और देखिए जो दूसरा ब्लॉक लटक रहा है उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा धरती माता mg M2G। तो कभी भी अगर आप लोगों को टेंशन निकालना है इस तरह से मोशन ऑफ द कनेक्टेड ब्लॉक्स हो, तो पहले आप एक्सेलरेशन निकालोगे, उसके बाद टेंशन निकालोगे। एक्सेलरेशन का वही जो मैंने आपको रामबड़ फॉर्मूला बताया, नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास, है ना। देखिए एक्सटर्नल फोर्स निकालना है, उसमें देखना है कि कौन कौन से एक्सटर्नल है,
तो देखिए पूरे सिस्टम की बात करते हैं, एक ब्लॉक की बात नहीं करते, पूरे सिस्टम की बात करते हैं। तो इस ब्लॉक पे देखिए बाहर की तरफ एक M2G एक फोर्स है और ऊपर की तरफ एक ये फ्रिक्शन बाहर की तरफ है म्यू के M1G, ये दो फोर्स एक्सटर्नल है। अब यहाँ पे ये देखना है कौन सा फोर्स प्लस लिया जाएगा, कौन सा फोर्स नेगेटिव लिया जाएगा माइनस में। तो ये ब्लॉक आ रहा है नीचे, ठीक है, तो ये नीचे, तो ये जाएगा इधर। तो याद रखो जो फोर्स एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में उसको प्लस लेना है। तो देखिए ये M2G और A नीचे है, तो M2G को तुमने ले लिया प्लस में, ठीक है। अपोजिट वाला कौन है, एक्सटर्नल वाला, देखिए ये फ्रिक्शन इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, तो ये भी एक्सटर्नल फोर्स है, तो माइनस देखो लग गया म्यू के, और ये हो जाएगा M1G अपॉन में टोटल मास, ये क्या हो जाएगा M1 प्लस M2, ये देख लो इस तरह से बन गया। अब एक्सीलरेशन तुम्हें मिल चुका है, अब तुमको चाहिए टेंशन। तो किसी भी एक ब्लॉक का तुम क्या कर लो, एफबीडी बना लो। ये ऊपर वाले ब्लॉक का मैं एफबीडी बना लूं, ठीक है। देखिए ऊपर वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, देखो ऊपर वाले ब्लॉक का नाम है M1, यहाँ पे टेंशन बना हुआ है T, और यहाँ पे पीछे लग रहा है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लग रहा है म्यू के M1G, ये फ्रिक्शन की वैल्यू है, और ये इधर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है ना। चलो इसको सॉल्व करेंगे। मैंने बताया था जो फोर्स एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में प्लस होगा, तो देखिए टी जो होगा इधर है, ए भी इधर है, तो टी प्लस होगा, और ये जो होगा ये वाला फोर्स म्यू के M1G ये एक्सीलरेशन के अपोजिट में है, तो माइनस में लिख दिया जाए म्यू के M1G इज इक्वल टू, ठीक है, मास इंटू एक्सीलरेशन M1 इंटू ए, तो ये M1 हुआ इंटू ए जो है ये पूरा लिख डालो, क्या होगा देखो ये हो जाएगा M2, ठीक है, M2G माइनस म्यू के M1G अपॉन में टोटल मास M1 प्लस M2। अभी इसको सिंपलीफाई करेंगे और तब जा करके हमारा कुछ आंसर आएगा। चलो देखते हैं। ये माइनस म्यू के M1G को राइट में भेजेंगे, प्लस हो जाएगा म्यू के M1G। तो थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन शॉर्टकट करूंगा। देखिए म्यू के M1G जब राइट में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये जो नीचे M1 M2 है उसमें मल्टीप्लाई होगा एक एक करके। M1 एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा तो म्यू के M1 स्क्वायर G हो जाएगा, फिर M2 भी इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, ये माइनस में है वहां आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस म्यू के M1 M2 G हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करा। अब ये जो M1 था उसमें भी ऊपर मल्टीप्लाई कर डालो, ठीक है, प्लस ये M1 M2 G है ना। उसके बाद जो आएगा ये माइनस में म्यू के M1 स्क्वायर G अपॉन में टोटल मास आ जाएगा। देखो कितना लंबा इक्वेशन बन गया, कोई बात नहीं जाने दो, बस कैंसिल हो जाएगा अभी। म्यू के M1G स्क्वायर नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो अभी हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि हमारा आंसर क्या है। टेंशन इज इक्वल टू कॉमन सॉमन ले लीजिए, M1 M2 यहाँ भी है, M1 M2 यहाँ भी है। आई बात समझ में। M1 M2 कॉमन कर लो, कर लिया कॉमन, है ना। उसके बाद क्या बचा म्यू के, है ना, और G भी कॉमन कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लो G भी कॉमन कर लो, ठीक है, कर लिया, है ना। तो G भी कॉमन, तो बचा क्या म्यू के, और वहां पे बचा M1 M2 G कॉमन, तो म्यू के प्लस 1, म्यू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। है कोई ऐसा ऑप्शन बताओ। देखो क्या है, M1 M2 G कॉमन, देखिए M1 M2 और J भी कॉमन, और 1 प्लस म्यू के, वहां म्यू के प्लस 1 आया है अपॉन M1 प्लस M2। थोड़ा कैलकुलेशन कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अभी ये सवाल है, ए प्लैंक विथ ए बॉक्स ऑन इट एंड वन एंड इज ग्रेजुअली रेज्ड अबाउट द अदर एंड। देखिए क्या कह रहा है, ये प्लैंक था, पहले हम ऐसे था उसको थोड़ा सा उठा दिया, और एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना रहा है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। कह रहा है द बॉक्स स्टार्ट टू स्लिप। जब हम पहले समझो, पहले ये कम एंगल पे था तो ये बॉक्स नहीं स्लिप कर रहा था, जैसे ही ये एंगल हमने क्या किया थोड़ा बढ़ाया तो ये नीचे की तरफ गिरने लगा, ठीक है। तो कह रहा है कि द बॉक्स स्टार्ट टू स्लिप एंड स्लाइड 4 मीटर डाउन एंड द प्लैंक इन 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर सेकेंड, 4 सेकेंड जो है 4 सेकेंड में 4 मीटर वो नीचे आ गया है, ठीक है, 4 सेकेंड में वो 4 मीटर नीचे आ गया, कोई बात नहीं। कह रहा द कोफिशिएंट ऑफ
स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द प्लैंक विल बी। आपको क्या क्या बताना है, स्टैटिक भी बताना है, काइनेटिक भी बताना है। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो म्यू एस टेन थीटा मतलब कितना है, टेन थर्टी दिया है, और टेन थर्टी की वैल्यू 1/√3 होती है, और 1/√3 की वैल्यू होती है 0.6, ठीक है। तो ये आपको म्यू एस मिल चुका है। और अब देखो यहाँ पे ये जैसे ही तुमने 30 डिग्री से आगे जैसे किया, मतलब 30 डिग्री पर करा इसको, तो ये तुरंत स्लाइड करने लगा। तो अब इसमें एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगेगा, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी, ठीक है, म्यू के जी कॉस थीटा। अब ये लगेगा। अब यहाँ पे तुम्हें क्या चाहिए, एक्सीलरेशन की वैल्यू। तो एक्सीलरेशन तुम निकाल सकते हो। देखो ये ब्लॉक कह रहा है कि 4 मीटर जो है 4 सेकंड में चला, तो s की वैल्यू होगी हाफ एटी स्क्वायर। इसका यूटी नहीं लिख रहा क्योंकि यू 0 है, क्योंकि वो रेस्ट से शुरू करेगा। s की वैल्यू है 4 मीटर, 1/2 a की वैल्यू निकालना है, t की वैल्यू है 4 का स्क्वायर, है ना। 4 से 4 को काटोगे 1 4 बचेगा, ठीक है। 2 से 2 दूना 4 बचेगा, तो a की वैल्यू आएगी 1/2। अब a की वैल्यू रख दो यहाँ पे 1/2, g की वैल्यू हो जाएगी 10 साइन, उसके बाद थीटा की हो जाएगी 30 माइनस म्यू के, जी की वैल्यू हो जाएगी 10 और ये जाएगी cos 30, cos 30 के √3/2, ये 1/2। इसको सॉल्व करो, सिंपलीफाई करो, तो म्यू के की वैल्यू आती है 0.5, ठीक है बेटा। चलो कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। म्यू के दोनों मिल गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये एक सवाल है, कह रहा है कि द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन, समझना ध्यान से, ये एक इंक्लाइन प्लेन है इस तरह से, कह रहा है अपर हाफ मतलब ऊपर का जो हाफ है, और इनका एंगल थीटा दे रहा है। अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ, मतलब ये इतना क्या है, स्मूथ है, आधा ऊपर का स्मूथ है। और कह रहा है कि ए ब्लॉक फ्रॉम रेस्ट, मतलब एक ब्लॉक जो है रेस्ट से गिरना शुरू करता है, ये ब्लॉक हो गया, रेस्ट से गिरना शुरू करता है। एट द टॉप ऑफ द प्लेन विल अगेन कम टू रेस्ट एट द बॉटम, और वो जो है क्या है, नीचे आकर के फिर से वो रेस्ट में आ जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी फिर से 0 हो गई। तो कह रहा था कि आधा पार्ट स्मूथ है, आधा पार्ट रफ है, तो जहां तक रफ है वहां से फ्रिक्शन लगने लग जाएगा, ठीक है, ओके। तो जहां से रफ है वहां से फ्रिक्शन लगने लग जाएगा। अब बताओ, कह रहा है कि इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द लोअर हाफ ऑफ द प्लेन इज, आपको कह रहा है ब्लॉक और लोअर हाफ ऑफ द प्लेन के बीच में जो फ्रिक्शन है म्यू, तुम्हें यही बताना है, ठीक है, म्यू बताना है तुम्हें कितना है। बच्चे मैं इस सवाल को एक बहुत ही बढ़िया मेथड से करने जा रहा हूँ, जो कि एनएलएम का तो नहीं है, वर्क एनर्जी पावर का एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। मैं उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको एनएलएम की हेल्प से करूंगा तो बहुत लेंदी क्वेश्चन है, 1 मिनट में कभी नहीं कर पाओगे। जो शॉर्टकट दे रहा हूँ वो सीख लो। और इस तरह के 2-3 सवाल हैं आपके बुक में और इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। बताता हूँ क्या है। ये फॉर्मूला है कि यहाँ पे W टोटल इज इक्वल टू होता है डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। अब ये W टोटल में 2 तरह का, ठीक है, 2 तरह का जो है याद रखिएगा कि फोर्स लग रहा है। पहला, एक तो mg की वजह से ये ब्लॉक नीचे गिरेगा, एक है वर्क डन बाय ग्रेविटी W टोटल में, और उसके बाद आगे नीचे फ्रिक्शन भी लग रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी कर लीजिए, ठीक है। इज इक्वल टू डेल्टा के में क्या लिखेंगे, K2 माइनस K1। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर यहाँ पे रेस्ट से शुरू करता है तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, फाइनली फिर रेस्ट में आ जाता है तो फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी, तो ये डेल्टा के वाला टर्म हो जाएगा 0। और एक बात और याद रखो कि ये ब्लॉक ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो रहेगी, और ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव हो जाता है। याद रखिएगा क्यों, देखिए ये ब्लॉक आएगा नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट होगा नीचे की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ब्लॉक बनाते हो तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा और फ्रिक्शन फोर्स जो रहेगा वो पीछे की ओर रहेगा।
तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होते हैं तो वर्क डन नेगेटिव हो जाता है, तो ये हो जाएगा WF इक्वल टू यहाँ पे 0 कर दो। अभी देखिए वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय फ्रिक्शन को बराबर कर दो। अब देखिए वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फोर्स हो जाएगा mg, ग्रेविटेशनल वाला फोर्स mg, और डिस्प्लेसमेंट बेटा ये जो इतनी पूरी डिस्प्लेसमेंट है पूरी टोटल लेना पड़ेगा क्योंकि ग्रेविटी नीचे तक लगी है तो पूरी की पूरी ग्रेविटी लोगे, ठीक है। तो देखिए अगर ये हाइट h है, ठीक है, अगर ये हाइट h है तो या फिर इसका नाम लिखना चाहोगे तो ये पूरी की पूरी हाइट जो आएगी ये हाइपोटेनियस, ये आएगा h साइन थीटा। क्या आएगा ये h साइन थीटा, ये पूरी हाइट। अगर ये हाइट h है तो ये अलोंग इसके आया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा h साइन थीटा, ये हो गया इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू एम जी, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ये n है और यहाँ पे जब नीचे देखोगे तो एम जी कॉस थीटा आता है बेटा, ठीक है। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत भी एनएलएम की नॉलेज है, ठीक है, तो इंक्लाइन प्लेन पर नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा हो जाता है इधर, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा म्यू टाइम्स एन, और एन क्या होगा एम जी कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतनी दूरी तक, आधा दूरी तक ये यहाँ पर है, तो आप इसको लिख दोगे कितना, एक काम कर लो, यहाँ पे अगर मैं इसको L मान लेता, इसको पूरा का पूरा L मान लेता, तो चलो L मान लो, इसको पूरा का पूरा L मान लीजिए, L साइन थीटा, तो ये इतना अर्धा कितना होगा बताइए मुझे। ये पूरी लेंथ को मैंने L माना है, ठीक है, याद रखना ये पूरी लेंथ को मैंने L माना है, तो अब ये कितना हो जाएगा बताइए, L/2 हो जाएगा अर्धा, क्योंकि फ्रिक्शन आधे दूरी तक लग रहा है। mg से mg कैंसिल कर दो, L से L कैंसिल कर दो, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 को जाएगा साइन थीटा के पास, और जो है कॉस थीटा यहाँ से चला जाएगा नीचे, तो कितना हो गया म्यू इज इक्वल टू 2 tan थीटा। देखिए ये कम से कम लाइन में सॉल्व करने का तरीका, इसके अलावा बहुत लेंदी है, ठीक है। ये दोनों को बराबर किया, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन इक्वल किया। उसके बाद क्या कर लिए हम लोग कि एम जी एल साइन थीटा इसलिए लिखा क्योंकि ये पूरी की पूरी जो साइड है आप जो देख रहे हो ये पूरा का पूरा मैंने एल माना हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा एल साइन थीटा होता है ये वैल्यू, तो हो जाएगा एम जी एल साइन थीटा। और उसके बाद वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है उसका फॉर्मूला याद रखो, वर्क डन का फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू टाइम्स एन, तो म्यू टाइम्स एन क्या होगा, देखिए एन जो होगा नीचे एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा, इसलिए एन की जगह पे क्या लिख दिया एम जी कॉस थीटा, और इनटू में डिस्प्लेसमेंट, तो फ्रिक्शन केवल आधी दूर तक था इसलिए L/2 डिस्टेंस लिया, फिर जो हुआ काट दिया आंसर आया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन बेटा, सेकंड ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ए ब्लॉक बी इज पुश्ड मोमेंटरली, इसको ढकेल रहे हैं, तो जब इसको ढकेलोगे बेटा तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा म्यू टाइम्स एम जी, है ना, म्यू टाइम्स एम जी, और ऊपर नॉर्मल रहता है नीचे एम जी रहता है, तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला वैसे तो होता है म्यू टाइम्स एन, लेकिन एन बराबर हो जाएगा एम जी। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि कह रहा है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड द सरफेस, ब्लॉक बी और सरफेस के बीच में, तो ब्लॉक बी विल कम टू रेस्ट आफ्टर ए टाइम टी बता रहा है। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी नाम का एक कॉन्सेप्ट लगाइए, और कह रहा है कि टी टाइम के बाद वो रेस्ट में आ जाता है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी को 0 कर दीजिए, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी v से चल रहा था लिख दो, और ये एक्सीलरेशन आपको मैं बताता हूँ कैसे निकलेगा। देखिए एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में मास, यहाँ पे इस बॉडी में केवल एक ही फोर्स लग रहा है वो भी फ्रिक्शन का फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स अपॉन में मास। अब देखिए मोशन इधर है, फ्रिक्शन फोर्स इधर है, तो अपोजिट है तो उसको नेगेटिव लिखना चाहिए, और फ्रिक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू एम जी अपॉन में नीचे भी आ गया एम, एम से एम काट दो तो ए की वैल्यू आ गई माइनस म्यू जी, यहाँ की यहाँ पे तो माइनस म्यू जी, और ये आ गया कितना टी। अब ये म्यू जी टी को यहाँ ट्रांसफर कर लो, तो म्यू जी टी इज इक्वल टू वी
तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v बाई म्यू जी। यही टाइम पूछा था, कौन सा ऑप्शन है, v बाई म्यू जी या जी म्यू, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हॉरिजॉन्टल ऑन ए ब्लॉक ऑफ 10 किलोग्राम प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस ऑफ कोएफिशिएंट फ्रिक्शन इतना 0.5। इफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना है तो द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक बताओ। देखो क्या कहा इसने कि एक 100 न्यूटन का फोर्स एक्ट हॉरिजॉन्टली ऑन ए ब्लॉक, एक ब्लॉक है ठीक है, और ब्लॉक ऑफ 10 किलोग्राम 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, 100 न्यूटन का फोर्स हम लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टली ऐसे, है ना। तो कह रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना है, अगर हम फोर्स इधर लगा रहे तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा, इधर होगा, है ना। तो कह रहा है द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक बताओ। तो पहले फ्रिक्शन निकाल लो यार, म्यू टाइम्स एन, और यहाँ पे एन ऊपर होता है, एम जी नीचे होता है, तो एम जी, एम की वैल्यू कितना 10, जी की वैल्यू कितना 10, कितना आया 100, तो एन बराबर कितना आ गया 100, तो एफ इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितनी 0.5, एन की वैल्यू कितनी 100, फ्रिक्शन कितना आ गया 50। अब देखिए कौन सा फोर्स ज्यादा है, 100 ज्यादा है, 50 कम है, एक्सीलरेशन किधर होगा, इधर की ओर होगा, तो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स होगा उससे प्लस लेंगे, 100 प्लस होगा, नेट फोर्स 100 माइनस 50 अपॉन में टोटल मास कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 100 माइनस 50, 50 बटे 10 आएगा 5, एक्सीलरेशन आपका आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ओके अभी देखिए क्या कह रहा है कि एक ब्लॉक है उसका मास 1 किलोग्राम प्लेस्ड ऑन ए ट्रक, ट्रक पे रखा हुआ है ठीक है, ये ट्रक है और एक ब्लॉक है 1 किलो का है और वो ट्रक पे रखा है ठीक है, और कह रहा है एक्सिलरेट हो रहा है ट्रक, इधर मान लिया कि है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सिलरेट हो रहा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड ट्रक जो है म्यू दिया है 0.6, द फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा बताओ। अब मेरी बात सुनो, फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकलेगा, अगर ये ब्लॉक ट्रक पे रखा होगा तो ये ट्रक एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो जो भी कोई चीज नॉन इनर्शियल फ्रेम पे रखी होती है तो उसको स्यूडो लगता है, स्यूडो हमेशा मेन एक्सेलरेशन के अपोजिट में लगता है, तो अगर ये ट्रक इधर जा रहा है तो ये ब्लॉक के ऊपर स्यूडो पीछे लगेगा ठीक है, उसका फॉर्मूला होगा एम में, मास कितना है 1, एक्सेलरेशन कितना है 5, तो कितना आ गया बेटा 5 न्यूटन, है ना 5 न्यूटन। ओके अब देखो फ्रिक्शन जो आपका लगेगा ठीक है, अब देखो फ्रिक्शन जो आपका लगेगा, ये ब्लॉक इधर खिसकना चाहता है तो फ्रिक्शन इसको इधर की ओर खींचेगा, फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू टाइम्स एन, ये ब्लॉक 5 न्यूटन का है उधर खींच रहा है, और अब देखिए म्यू की वैल्यू कितनी है बेटा बताओ, म्यू की वैल्यू 0.6 दिया है, और ये नॉर्मल रिएक्शन एन होता है, और नीचे एम जी मतलब 1 जी मतलब कितना हो जाएगा 10, तो एन की वैल्यू हो गई 10, कितना आ गया 6 न्यूटन। अब जरा हाँ तो फ्रिक्शन 6 न्यूटन आ गया। अब यहाँ पे देखने की बात ये है कि जब ये ट्रक चला था तो ये ब्लॉक 5 न्यूटन से पीछे जाने लगा था, लेकिन फ्रिक्शन रोक रहा है 6 न्यूटन से, तो ये तुम्हारा हो गया अप्लाइड फोर्स। तो याद रखो कभी भी अगर अप्लाइड फोर्स से ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स हो जाता है तो ये गलत है, कि कभी भी फ्रिक्शन फोर्स अगर ज्यादा हो गया तो क्या ब्लॉक इधर भागेगा क्या, नहीं। तो जब भी कभी अप्लाइड फोर्स से ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स हो जाता है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के इक्वल मानी जाती है, तो फ्रिक्शन फोर्स को एडजस्ट करना पड़ता है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन था इसलिए इसको सेल्फ एडजस्टिंग बोलेंगे, ये ब्लॉक नहीं चलेगा। अप्लाइड फोर्स 5 है, फ्रिक्शन 6 है, तो चलाने वाले से रोकने वाला ज्यादा है तो ब्लॉक चलेगा नहीं, स्टैटिक हुआ। स्टैटिक क्या होता है, रेस्ट, जब रेस्ट में होता है तो ये वाला फोर्स राइट वाला फोर्स बराबर हो जाएगा, तो 5 ही न्यूटन इसका आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो,
एक सवाल है कि कह रहा है कि एक पॉइंट मास है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इस तरह से ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है और रेडियस उसकी आर है, ठीक है, आर बना दिया। विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग डोरी के थ्रू घूम रहा है। द वेलोसिटी ऑफ द मास अंडर रूट 7 g एट द लोवेस्ट पॉइंट। देखिए ये लोवेस्ट पॉइंट होता है, यहाँ की वेलोसिटी दे दिया है अंडर रूट 7 g, है ना, ये वेलोसिटी दिया है अंडर रूट 7 g, ठीक है, याद रखें। अब कह रहे टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो हमें टेंशन बताना है, इजी सवाल है। देखिए ये डोरी के साथ ये ब्लॉक अटैच में है तो टेंशन दूर की तरफ होगा, ऊपर बाहर भागेगा। यहाँ पे दो फोर्स होंगे, एक तो होगा इसका वेट mg और एक और भी होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगा लो, जिसको बोलते हैं mv²/r, ठीक है, mv²/r, ये रेडियस हो गया। तो अब जब हम कभी भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं तो ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स बैलेंस करते हैं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्यूडो फोर्स होता है और स्यूडो फोर्स में हम इक्विलिब्रियम मानते हैं कि हम इस ब्लॉक के साथ ही मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ऊपर टेंशन, नीचे mg प्लस mv²/r, है ना। अब देखो ये कितना होगा, mg प्लस m, देखिए v² की वैल्यू कितना दिया, अंडर रूट 7 g, उसका स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 7 g r, ठीक है, अपॉन में r से r कैंसल, 7 mg और mg कितना हुआ 8 mg। कहाँ है ऑप्शन 8 mg, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी देखते हैं, करेक्ट ब्लॉक है, उसका मास है 10 किलो, कॉन्टैक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ ए हॉलो सिलेंडर। देखिए एक हॉलो सिलेंडर है इस तरह से और ये इनर वॉल से कांटेक्ट में है, ये हो गया ब्लॉक अपना, ठीक है, कांटेक्ट में है। और ड्रम है, उसकी रेडियस जो दिया है r इज इक्वल टू कितना बोल रहा है कि 1 मीटर बोल रहा है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ब्लॉक एंड इनर वॉल 0.1 है, ये म्यू तुम्हें दिया है। द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी नीडेड फॉर द सिलेंडर, ये इसको घुमाया जा रहा है इस तरह से ऐसे, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी से। तो कह रहा है कितने एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटर घूमेगा कि ये ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा। ये ब्लॉक है, ठीक है, 10 किलो का है, ये कब नहीं गिरेगा। तो एक काम करते हैं, इसका एफबीडी बनाते हैं, चलो देखते हैं। इसके ऊपर जो वेट काम करेगा जिसको बोलते हैं अपन mg, है ना, mg बोलते, तो mg नीचे काम करेगा और नीचे जब गिरना चाहेगा तो फ्रिक्शन इसको ऊपर रुकेगा। अगर हम चाहते हैं कि ये ब्लॉक जो है स्टेशनरी रहे, ना गिरे, तो उसके लिए फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए mg से। अब फ्रिक्शन का फॉर्मूला होगा, ठीक है, याद रखो म्यू टाइम्स में n, म्यू टाइम्स में n और ये हो जाएगा mg, ठीक है। अब जरा सोचो ये नॉर्मल रिएक्शन कौन होगा, यही तो होगा नॉर्मल रिएक्शन, ये कांटेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर ये होगा। तो जब भी कोई सिलेंडर में, हॉलो सिलेंडर में कोई ब्लॉक ऐसे वॉल के साथ कनेक्टेड होता है तो जो उसका नॉर्मल रिएक्शन होता है वही तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बनता है, सेंट्रीपेटल फोर्स भी बनता है, तो उसको m ओमेगा स्क्वायर हम r कहेंगे, ठीक है। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू जाएगी m ओमेगा स्क्वायर r, क्योंकि तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन ही सेंट्रीपेटल फोर्स का काम करेगा, तो हो जाएगा म्यू टाइम्स m ओमेगा स्क्वायर r, और ये इक्वल कर दो, हमें इक्वलिटी का साइन चाहिए, mg कर लो, m से m कैंसल। अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी देख लो, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अंडर रूट g बाई म्यू r, ये पूरा का पूरा रूट में गया, इसकी वैल्यू निकाल डालो। चलो g की वैल्यू कितनी है 10, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.1, इंटू में r की वैल्यू कितना है, रेडियस कितना दिया है बताओ मुझे, हाँ रेडियस 1 मीटर दिया है, डेसिमल हटाओगे उसके बदले 0 बढ़ा हो जाएगा, संबर मतलब आएगा कुल मिला के 10 रेडियन पर सेकेंड, है कहीं थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अभी देखिए कह रहा है कि एक कार इज निगोशिएटिंग कर्व्ड रोड ऑफ रेडियस r। देखो एक बैंकिंग रोड का कॉन्सेप्ट होता है, बैंकिंग रोड का एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। ऐसे एक रोड होती है, बैंकिंग रोड इसको कहते हैं, इसका एंगल थीटा होता है, इस पे कोई भी कार को इस तरह से बनाया ही जाता है कि ताकि कोई कार इसके ऊपर ऐसे घूमे इस तरह से, ठीक है। तो इसके लिए मैक्सिमम सेफ स्पीड का फॉर्मूला मैं बताता हूं आपको, मैक्सिमम सेफ स्पीड पूछ रहा है, मैक्सिमम बोला है
तो आपको ये याद रखना है कि इतने सारे ऑप्शन है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बताना है इसका। ये अगर मैं डिराइव करूंगा तो ये 1 मिनट से बहुत ज्यादा चला जाएगा, इसलिए मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बोलता हूँ। आपको कैसे चेक करेंगे, मैक्सिमम बोला है तो अब ये देखना है कि इतने सारे फ्रैक्शन में तो मैक्सिमम के लिए नीचे जो है माइनस होना चाहिए, नीचे माइनस रहेगा तो वो कम होगा, और ऊपर जो है प्लस होना चाहिए तो ज्यादा होना चाहिए। तो अगर वेलोसिटी है और नीचे है ये नंबर तो नीचे कम तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, और ऊपर है ज्यादा। और जी आर होना चाहिए, जी आर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, जी अपॉन आर नहीं होना चाहिए, जी आर होना चाहिए। तो जी आर अंडर रूट में जी आर होना चाहिए, और नीचे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम मतलब माइनस साइन वाला म्यू एस टेन थीटा नीचे होना चाहिए, और उसके बाद ऊपर जो है ज्यादा होना चाहिए, तो ऊपर प्लस में है, देखिए म्यू एस प्लस टेन थीटा, ये इस तरह से बना। तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, यही आप लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, दो स्टोन है, उसका मास है m और m2। ऐसे एक का नाम लिख लो, m1 को ऐसे लिख दो, m1 को m मान लो, m2 को 2m मान लो। आर वर्ल्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल, दोनों को हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया, ठीक है, एक m1 एक m2 है। फिर कह रहा है द हेवियर वन जो भारी वाला है उसकी रेडियस कह रहा है r/2 है, एंड द लाइटर वन मतलब उसकी रेडियस r1 मानना, हल्के वाले को r1 मानना, भारी वाले को r2 मानना। द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ द लाइटर स्टोन इज n टाइम्स, कह रहा है लाइटर स्टोन, लाइटर मतलब हल्का वाला, उसकी स्पीड क्या कह रहा है n टाइम्स है द वैल्यू ऑफ द हेवियर स्टोन मतलब v2। तो हेवियर स्टोन की वेलोसिटी v2, उसका n टाइम्स है v1। When they experience सेम सेंटीमीटर फोर्स, दोनों का सेंटीमीटर फोर्स सेम है, चलो लिखते हैं। क्या होगा, m1 v1 स्क्वायर अपॉन r1, m2 v2 स्क्वायर अपॉन में r2, है ना। सबकी वैल्यू रखो, m1 की वैल्यू रख दोगे m, ठीक है, v1 स्क्वायर रहने दो, अभी बाद में रखेंगे, या चाहो तो कर लो, चलो देख लो, रख लो। v1 बराबर क्या होगा, n v2 रख दो, तो v1 का स्क्वायर है तो n स्क्वायर v2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में r1 कितना बोला था, r बोला है, r लिख दो इज इक्वल टू, ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स का फार्मूला m2 की जगह पे कितना बोला था 2m, वो भी लिख दिया। v2 का स्क्वायर उसको मत छेड़ना क्योंकि दोनों तरफ v2 v2 कैंसिल होगा, अपॉन में रेडियस r2 है वो r/2 है तो r लिखो, बाई 2 चला जाएगा ऊपर, काटो, r से r कैंसिल, v2 स्क्वायर से v2 स्क्वायर कैंसिल, m से m कैंसिल, अब बचा क्या, n स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2, है ना। तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू मिल गई 2, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा। देखो कह रहा है कि एक कार है मूविंग इन सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक, कह रहा है एक कार जो है ऐसे सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे घूम रही है, रेडियस 10 मीटर है, और कह रहा है कांस्टेंट स्पीड जो है v जो है 10 मीटर पर सेकेंड है, रेडियस भी 10 मीटर है। कह रहा है कि रूफ ऑफ द कार बाय लाइट वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, जो जिस कार की जैसे एक कार है ना, तो कार में एक ऐसे पेंडुलम लटका हुआ था, ठीक है, इस तरह से घूम रहा है। अब कह रहा है कि द एंगल मेड बाय द वायर, ये जब घूमेगा तो ये एंगल बनाएगा थीटा, तो ये थीटा निकालने का फॉर्मूला डायरेक्टली मैं लिखता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी। स्पीड कितना है v, दहा, दहा मतलब 10 का स्क्वायर 100, ठीक है, r कितना दिया है 10, g की वैल्यू कितना है 10, है ना, g की वैल्यू कितना है 10। अब हम यहाँ पे देखेंगे 100 और 100 कितना आया 1, tan थीटा की वैल्यू 1 मतलब कितना आ जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री को क्या बोलते हैं पाई/4, है कोई ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है। ये फॉर्मूला पार्ट कर लीजिए, जब भी कोई कार सर्कुलर टर्न लेती है तो उसमें जो बॉब लटका होता है, रस्सी डोरी, वो थीटा एंगल पर मुड़ जाती है, उसका फॉर्मूला है ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी देखते हैं, ए कार ऑफ मास 1000 kg negotiates a bank curve of 90 meter on the frictionless road if banking angle 45 degree
द स्पीड ऑफ द कार इज। देखिए ये भी वैसे ही सर्कुलर टर्न पर कार घूम रही है तो उसका भी फॉर्मूला वही जो अभी पीछे लगाए हो, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। tan थीटा की वैल्यू कह रहा है 1045 और v की वैल्यू निकालना है तुम्हें, r की वैल्यू 90, g की वैल्यू 10। ये कितना हो जाएगा 1, 1045 की वैल्यू 1, ये जाएगा उधर तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 900, v की वैल्यू जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम सेफ स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूं। अभी अभी मैंने बोला है कि कार फिर से देखिए सर्कुलर टर्न ले रही है, उसका फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर जी होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग जानते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू एस बराबर tan थीटा होता है। यहाँ पे tan थीटा की जगह पे डाल दो म्यू एस और ये आर जी यहाँ चला जाएगा तो म्यू एस आर जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा म्यू एस आर जी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये है म्यू एस आर जी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। थैंक यू बच्चे, आप लोग इसी तरह से जितने भी कॉन्सेप्ट रिवाइज किए हो ऐसे ही पढ़ते जाइए, ठीक है। और बाकी जितने भी फॉर्मूले बताए सभी पार्ट कर लीजिए, आपको नीट में बहुत ही हेल्प मिलेगी। थैंक यू।